बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के सामने एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी का खतरा है, उसके 10 सालों का हिसाब अब जनता मांग रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों के सवाल हैं जिनसे बचने की कोशिश में बीजेपी है, और तीसरी तरफ अदालत है जहां पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आया और बीजेपी उसमें घिर गई, और अब वीवीपैट की गिनती का मुद्दा अदालत में चल रहा है, जिसमें आज जिस तरह के सवाल अदालत में याचिकाकर्ता और जजों की ओर से किए गए हैं उसमें भी बीजेपी ही घिरती हुई दिखाई दी। क्योंकि सवाल किए तो जा रहे थे चुनाव आयोग से, लेकिन असल में यह सवाल उठ रहे थे बीजेपी के इरादों पर की जा रही जो टिप्पणी है उस पर कि क्या वाकई बीजेपी राज में लोकतंत्र बच पाएगा, क्या देश में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव अब संभव होंगे। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि चाहे कानून की अदालत हो या जनता की अदालत, बीजेपी सब तरफ से घिर गई है। हालांकि मोदी अब भी इलेक्टोरल बॉन्ड के अपने फैसले को सही ठहराने पर अड़े हुए हैं, और इसके साथ ही विपक्षी दलों पर प्रहार करने की उनकी आदत भी नहीं जा रही है। मगर देश के अलग अलग जगहों पर बीजेपी के विरोध को देखकर कहा जा सकता है कि अब न विपक्ष चुप बैठेगा और न ही जनता चुप बैठेगी। आज मोदी बिहार पहुंचे थे, जहां उन्होंने आरजेडी पर प्रहार करने के लिए लालटेन का मजाक उड़ाया, और इससे पहले वो राहुल गांधी के गरीबी हटाओ के फॉर्मूले का मजाक उड़ा रहे थे, उड़ा चुके हैं जबकि कह सकते हैं। लेकिन अब राहुल और तेजस्वी दोनों मोदी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। राहुल गांधी आज केरल में थे, जहां उन्होंने सरकार के कई फैसलों पर सवाल उठाए। हिंदी थोपने से लेकर एक देश एक चुनाव और इलेक्टोरल बॉन्ड, सब पर सवाल दागे। आइए जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी ने क्या क्या सवाल दागे हैं, इसको सुनते हैं, और उसके बाद इस चर्चा में बहुत कुछ है, और कैसे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बदल जाएगा ये चुनाव, लोकसभा का चुनाव, ये समझेंगे। पहले सुनते हैं राहुल गांधी को। राहुल गांधी जी मेरे साथ वानाड में मोदी जी का एक इंटरव्यू आया, उन्होंने ये कहा है कि जो बॉन्ड का विरोध करेगा वो पछताएगा। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो देखिए नरेंद्र मोदी का मास्टर स्कीम है जी जी, ये इनकी सोच है जी, पूरा आइडिया इनका था जी। ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया गया जी। तो अगर ये पॉलिटिक्स में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया गया जी, तो इसमें नाम क्यों छुपे थे जी। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि डेटा रिलीज होना चाहिए जी, तो इसको रिलीज होने से कौन रोक रहा था, क्यों रोक रहा था जी, किन डेट्स पे पैसा दिया गया, किसको दिया गया जी, जब ये डेटा मांगा गया जी, उसको भी किसने रोका। जी, क्लियर सी बात है जी। ये प्राइम मिनिस्टर का विजन है जी, इसको स्ट्रीट लेवल पे एक्सटॉर्शन कहा जाता है, हफ्तेबाजी कहा जाती है। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हफ्तेबाजी का स्कीम है और ये प्रधानमंत्री ने कंसेप्चुलाइज किया है। आप किसी भी मुझसे नहीं पूछते, आप किसी भी एक मिनट रुकिए जी, आप मुझसे नहीं पूछते, आप ऐसे करिए ना, किसी भी सीईओ से जाके पूछिए, वो आपको बता देगा, वो आपको बता देगा कौन उनको फोन करता है, इनके कौन से लीडर फोन करते हैं, बता देगा। मुझसे क्या पूछते हैं? राहुल तो सुन रहे थे आप, यहां राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीति में पारदर्शिता लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए लाया गया था। फिर इससे जुड़े नाम क्यों छिपा रहे थे मोदी जी? इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा जारी करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी इसे क्यों रोका जा रहा था? साफ है कि इलेक्टोरल बॉन्ड हफ्ता वसूली है जिसे नरेंद्र मोदी चला रहे थे। राहुल गांधी ने साफ तौर पर मोदी पर हफ्ता वसूली का आरोप लगाया है दोस्तों। वहीं आज तेजस्वी यादव उधर बिहार में और लालू यादव दोनों ने भी मोदी को कड़ा जवाब दे दिया है। दरअसल आप जानते हैं कि आज बिहार के पूर्णिया में नरेंद्र मोदी थे, और वहां पूर्णिया में उन्होंने कहा था कि लालटेन से मोबाइल चार्ज नहीं हो सकता। जी हां, सुनिए, लालटेन से मोबाइल चार्ज नहीं होता, जिसके जवाब में तेजस्वी यादव ने एक बड़ा सा ट्वीट किया है। और क्या कुछ लिखा है इस ट्वीट में जरा देखिए। थोड़ा सा इसका एक पार्ट आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं, बहुत लंबा ट्वीट है। लिख रहे हैं कि मोदी जी, मोबाइल तो कीचड़ से सने कमल के फूल से भी चार्ज नहीं होता। सुनिए, मोबाइल तो कीचड़ से सने हुए कमल के फूल से भी चार्ज नहीं होता। मोदी जी, अंधेरा जब भी रहता है प्रकाश तो लालटेन ही देता है, न कि कमल का फूल।
इतिहास गवाह रहा है कि देश में, समाज में जब भी महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता और नफरत का घोर अंधेरा होता है, तब तब लालटेन की रोशनी में ही वो अंधेरा छटा है, न कि कमल के फूल से। मोदी जी, इसी लालटेन ने युगों युगों से बिहार में व्याप्त सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गैर बराबरी, अन्याय और अत्याचार के अंधेरे को दूर भगाया है। इसी लालटेन की रोशनी में सदियों से गरीब, उत्पीड़ित, उपेक्षित और वंचित लोगों ने अपनी जुबान खोलना और बोलना सीखा, अपने हक अधिकार मांगने लगे, बराबरी पर बैठने लगे, नौकरियों में आने लगे, विधायक, सांसद बनने लगे। ये सब बाबा साहेब के द्वारा दिए गए संविधान और लालटेन के उजियारे से ही संभव हो पाया है। खैर, आप समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वंचितों के दर्दो गम को जानने के लिए जो संवेदनशील नजरिया चाहिए वो आपके अंदर नहीं है। हमें ढेर सारा अपशब्द बोलिए, लेकिन बिहार को उसका हक दीजिए। युवाओं को नौकरी देने में मेरी और बिहार की मदद कीजिए, फिर आप जितना चाहेंगे, जी हां, फिर आप जितना चाहें मुझे और मेरी पार्टी को गालियां दीजिए, बस मेरे बिहार को उसका अधिकार दीजिए। ये बातें यहां तेजस्वी यादव कह रहे थे। तो आप सुन रहे हैं कि मोदी जी, मोबाइल तो कीचड़ से सने, कमल के फूल से भी चार्ज नहीं होता। अंधेरा तो तभी छटता है जब लालटेन जलता है। तो ये बातें यहां बहुत इंपॉर्टेंट है जो कह रहे हैं तेजस्वी यादव। वहीं लालू प्रसाद यादव ने भी एक व्यंग्यात्मक ट्वीट किया है। लालू प्रसाद यादव ट्वीट में क्या कुछ लिख रहे हैं, देखिए, फुल स्क्रीन जरा ले आइए। लिख रहे हैं, गुजरात वाया दिल्ली से बिहार। जी हां, गुजरात वाया दिल्ली से बिहार आए एक शख्स ने आज लालटेन का खूब प्रचार किया। #बिहार लालटेन का खूब प्रचार किया। लालू प्रसाद यादव लिख रहे हैं, गुजरात से वाया दिल्ली, यानी गुजरात से दिल्ली होते हुए बिहार आए हुए एक शख्स ने आज लालटेन का खूब प्रचार किया। यह कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव। तो दोस्तों, एक तरफ तेजस्वी यादव, दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव, और दोनों ने अपने अपने ढंग से नरेंद्र मोदी को बिहार में घेर लिया। मोदी को विपक्ष बुरी तरह से घेर रहा है, आप देख रहे हैं। मोदी एक वार करते हैं तो पलटकर 10 वार उन पर हो जाते हैं। अब तो मोदी के सिपहसालार भी उनका बचाव नहीं कर पा रहे हैं। जिस अजय मिश्रा टेनी को मोदी किसानों को कुचलने के मामले में बर्खास्त नहीं कर पाए, आप समझिए, यह नाम एक बार फिर से आपके सामने आया है, अजय मिश्रा उर्फ टेनी, केंद्रीय मंत्री। जी हां, जिस अजय मिश्रा टेनी को मोदी ने किसानों को कुचलने के मामले में बर्खास्त नहीं किया, उन्हीं अजय मिश्रा टेनी का एक बयान आज चर्चा में आ गया है, जिसमें वो झापड़ मारने की बात कह रहे हैं, थप्पड़ मारने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनसे बुनियादी सुविधाओं पर सवाल किए गए। पत्रकारों ने बुनियादी सुविधाओं पर उनसे सवाल किए तो अजय मिश्रा टेनी ने कहा, झापड़ मारूंगा, ऐसे सवाल मत पूछो। वहीं मेरठ के बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल तो लगातार चर्चा में है। राम राम राम, आप सुना, आप लोगों ने 80 के उस लेट 80s में वो रामायण सीरियल को देखा होगा। वही अब 66-67 साल की उम्र हो चुकी है, लेकिन यहां चुनाव लड़ने का एक अलग तरीका। ये विजुअल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट विजुअल है, 2-1 दिनों से काफी वायरल है। अरुण गोविल का एक वीडियो सामने आया है, ये वीडियो देखिए, जिसमें वो बीजेपी के वाल्मीकि समाज के कार्यकर्ताओं के घर गए खाना खाने के लिए, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्होंने खाने को छुआ तक नहीं। आप भी इस वीडियो को देखिए, सब खा रहे हैं। कहां से चले जाते हैं, वाल्मीकि समाज से कितनी मोहब्बत है, यह साफ पता चल रहा है। तो एक तरफ आप देखिए अरुण गोविल हैं जो खाना छू तक नहीं रहे हैं, और दूसरी तरफ बस प्रणाम करते हैं खाना को और निकल लेते हैं, यहां से उठ जाते हैं। तो एक वीडियो वैसा ही, इसी तरह का एक वीडियो देखिए, बैठे हुए हैं। एक वीडियो राजस्थान से भी आया है दोस्तों, जहां सीएम भजनलाल शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल पूछने ही नहीं दे रहे हैं। उस वीडियो को भी जरा ले आइए। भजनलाल शर्मा सवाल करने नहीं दे रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन सवाल करने नहीं दे रहे हैं। अगर ला सकते हैं जल्दी से उस वीडियो को ले आइए। इस वीडियो में क्या कुछ भजनलाल शर्मा कर रहे हैं वो भी देखिए जरा। मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। साथ में मैं आपसे एक निवेदन और करूंगा कि आज केवल संकल्प पत्र पर मुख्यमंत्री जी आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन प्रश्नोत्तरी नहीं होगी। इनका कार्यक्रम बहुत व्यस्त है, आप निकलेंगे।
होगी आप चिंता मत करिए, वो भी होगी। तो भजन लाल शर्मा जी मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, नए वाले मुख्यमंत्री, प्रश्नोत्तरी नहीं होगी, सिर्फ अपनी बात रखेंगे। यानी यहां तो वही चल रहा है, पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री जी भी तो वही करते हैं, तो उनके चेले कैसे क्या कुछ करेंगे, वो भी उसी राह पे चलेंगे और ये साफ दिख रहा है। सवाल नहीं पूछे जाएंगे, आप सवाल नहीं पूछ सकते, हम अपनी बात करते जाएंगे, बस वन साइडेड होगा, खत्म। तो इस लोकतंत्र में क्या ऐसा होना चाहिए, इन सारी हलचलों पर आज न्यूज पॉइंट में हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या बीजेपी जनता की अदालत से बरी हो गई है, बरी हो पाएगी। जी हां, अदालत की बात निकली है और शुरुआत में अदालत की बात मैं कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट में देश के लोक पर्व यानी चुनाव की प्रक्रिया में ईवीएम और वीवीपैट पर जमकर आज बहस चली है। इस पर सुनवाई अब परसों यानी गुरुवार को होनी है, लेकिन बहुत सारे सवाल इस बहस में भी उठ खड़े हुए हैं। इन सवालों का जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से क्या बदल जाएगा ये लोकसभा का चुनाव, इस पर भी चर्चा करेंगे। आइए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय कुमार सिंह साहब, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, डॉक्टर राकेश पाठक जी, जयशंकर गुप्ता जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे जयशंकर जी आपके पास आना चाहता हूं। सबसे पहले बहुत कुछ दिन में आप देख भी रहे होंगे, आज ईवीएम और वीवीपैट पर जबरदस्त सुनवाई चली, दलीलों पे दलील, सवालों पे सवाल, क्रॉस क्वेश्चन दोनों साइड, और एक नहीं बल्कि 4-4, 5-5 वकील, ये सब कुछ आज चल रहा था। हम लोग लाइव लगातार कर रहे थे, दिन भर लाइव किए और परसों फिर से लाइव आपके सामने लेकर आएंगे। कोर्ट रूम में जो कुछ चल रहा था वो सब कुछ हम रख चुके हैं अपने तमाम दर्शकों के बीच। लेकिन कोर्ट रूम जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है और यहां आज अभी इस वक्त क्यों हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि यहां से लोकतंत्र जो है वो एक दूसरी दिशा में जाता हुआ, अगर फैसला कुछ और आता है तो दिशा बदल सकती है, फैसला कुछ और आता है तो दिशा और बदल सकती है। ये सारी बातें हैं, इसलिए कह रहा हूं जयशंकर जी, क्योंकि वीवीपैट की 100% गिनती होनी चाहिए, हाथ में पर्चा आना चाहिए, जो वोट हमने दिया है वीवीपैट से वो निकल के हमारे हाथ में फिजिकली कम से कम टच करके तो देखें कि हम क्या छू रहे हैं, क्या डालने जा रहे हैं। ये बार बार डिमांड थी इधर से प्रशांत भूषण की तरफ से और उनके सहयोगी वकीलों की तरफ से, बार बार ये डिमांड की जा रही थी और इतने सारे सवाल किए गए, क्रॉस क्वेश्चन जस्टिस खन्ना की तरफ से ईसीआई को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वकील मनिंदर सिंह के ऊपर दागे गए कि वहां कई बार वो फंसे हुए नजर आए। अब परसों क्या कुछ होता है कोर्ट में ये भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो अदालत की प्रक्रिया है और इधर जो जनता की प्रक्रिया जो चल रही है, यानी कि वोटिंग की प्रक्रिया जो परसों से शुरू हो रही है, एक दिन बाद यानी कि 19 तारीख से, वहां पे, और इन दोनों को अगर अलग अलग करके देखा जाए, दोनों को साथ में देखा जाए तो क्या फर्क दिखाई देता है। दोनों को अलग करते हैं तब लोकतंत्र की, उसमें भी चुनाव की प्रक्रिया, उसमें भरोसा, चुनाव की प्रक्रिया पर भरोसे की बात, और भरोसे को बार बार यहां आज प्रशांत भूषण कह रहे थे, बात भरोसे की है मिलॉर्ड, ये बात जनता के भरोसे की है। जनता चाहती है कि कम से कम हम जिसको वोट दे रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात कह के आपके पास आना चाहता हूं, साफ साफ आज कहा गया कि अगर वीवीपैट या ईवीएम अगर इतना ही ईमानदार है, ईवीएम से इतनी ईमानदारी से वोटिंग होती है, तो इसी माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट की व्यवस्था क्यों लाई यहां पे। और अगर इतनी ईमानदारी है तो 5% वीवीपैट की काउंटिंग की बात क्यों आई। हालांकि 5% में एक खुलासा और आज हुआ है, वो ये कि 5% काउंटिंग नहीं होती है। काउंटिंग जो है वो एक विधानसभा में मात्र 5 वीवीपैट की होती है, तो वह 5% नहीं है, वो 0.000 यानी दशमलव के बाद 3 शून्य और 8.5%, दशमलव के बाद 3 शून्य और 8.5%, तो समझ सकते हैं कि वो 0.5% भी नहीं है। तो मात्र 5 वीवीपैट की काउंटिंग होती है और ये एक ऐसे मकड़जाल में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है इलेक्शन कमीशन। इसके आगे क्या कुछ फैसला आता है वो तो आगे है, लेकिन यहां से जो बात निकली है वो कितनी दूर तक जा रही है जयशंकर जी। नहीं राजीव जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो भी इस लोकतंत्र को बचाने की छोटी बड़ी कोशिशें हो रही हैं, इक्का दुक्का कोशिशें हो रही हैं, वो हमारे सर्वोच्च अदालत से ही हो रही हैं। अन्यथा तो सच बात यह है, देखिए मैं तो ईवीएम के बारे में ज्यादा विवाद में नहीं पड़ता हूं, लेकिन
आम जनता के बीच में धारणा हो गई है कि भाई मोदी जी तो चुनाव हार रहे हैं, लेकिन ईवीएम का भरोसा नहीं है। ये बात जो जनश्रुति में हर जगह चली गई है, आम जनता के बीच में चली गई है कि कोई ना कोई खेल ईवीएम के जरिए हो जाता है। अच्छा, हो जाता है इसलिए भी लोग कहते हैं कि सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही इस पर सवाल उठाए थे। स्वामी जी ने, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने उठाए थे और जीवीएल नरसिम्हा राव ने तो इस पर किताब लिख दी थी और उस किताब का विमोचन किया था लालकृष्ण आडवाणी जी ने। उसी के बाद ये वीवीपैट की व्यवस्था हुई थी। तब ये माना गया था कि भाई वीवीपैट से उसका मिलान किया जाएगा, जिसपे हम बटन दबाते हैं, ईवीएम की मशीन पर जो बटन दबाते हैं उसका मिलान जो है वीवीपैट से कराया जाएगा। लेकिन आमतौर पे तो होता नहीं है। जैसे अभी आप बता रहे हैं कि किसी एक असेंबली सेगमेंट के अंदर 5 वीवीपैट मशीनों से मिलान कराएंगे या उससे गिनती मिलाएंगे, तो ये तो कुछ मतलब ही नहीं है। देखिए, इसमें दूसरी बात ये भी है, सबसे बड़ी जो है, जो राजनीतिक दलों को अपने चुनाव प्रकोष्ठ को बहुत मजबूत करना पड़ेगा और उसको ईवीएम और वीवीपैट के अनुरूप प्रशिक्षित करना पड़ेगा अपनी टीम को। जो जब चुनाव में होता क्या है कि जिस हर पोलिंग स्टेशन पे ईवीएम मशीन जाती है, वीवीपैट जाता है, तो जो ईवीएम मशीन पे वोटिंग हुई है वही वोटिंग मशीन जा रही है कि नहीं जा रही है, ये इंश्योर करना चाहिए उनके जो पोलिंग एजेंट होते हैं राजनीतिक दलों के, चाहे वो सरकारी पार्टी के हों चाहे विपक्षी दल के हों। कई बार होता है कि ईवीएम मशीन रास्ते में गायब हो गई या कुछ लोग लेके चले गए, होटल में चले गए और क्या क्या होने लगा। तो उसके लिए जरूरी है कि कोई एक उसको सील करने का या उसका कोई नंबर होगा जो ईवीएम मशीन का, उसको हर पोलिंग एजेंट को नोट करके रखना चाहिए और इसको इंश्योर करना चाहिए कि काउंटिंग के समय वही ईवीएम मशीन खुलेगी जो जिस मशीन पे पोलिंग एजेंट की मुहर होगी या उसका नंबर उसके पास दर्ज होगा। एक तो ये बहुत जरूरी होना चाहिए, ये इस पर ध्यान देना चाहिए लोगों को। और दूसरा, ये दबाव बना करके कि नहीं साहब काउंटिंग होगी तो वीवीपैट के साथ मिला करके करिए, या जब वोट डाल रहा आदमी तो अब चूंकि मतदाताओं का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जाके बटन दबाने के बाद आगे बढ़ जाता है। पढ़े लिखे लोग, समझदार जो थोड़ा हो गए लोग जानते हैं चुनावी प्रक्रिया को, वो रुक करके देख लेंगे कि हाँ भाई हमने झाड़ू पे लगाया है या पंजे के निशान पे लगाया है या कमल के निशान पे लगाया है, तो बत्ती उसी की जल रही है या किसी और की जल रही है, या वीवीपैट में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसका वो भी बहुत जल्द क्षणिक होता है, मतलब तुरंत ही हट जाता है वो। तो उसको इंश्योर करना चाहिए कि उसका मिलान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये अगर हो जाता, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कर दिया, सुना दिया फैसला कि साहब वीवीपैट मशीनों से मिलान करना पड़ेगा, जो ईवीएम में वो दर्ज हो रहा है उसका, और गिनती के समय भी उसको इंश्योर किया जाएगा, तो इनके लिए थोड़ी दिक्कत तो बढ़ जाएगी। निश्चित रूप से सत्तारूढ़ पक्ष के लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि बार बार ढिढोरा पीटते रहते हैं ना कि नहीं ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, जो हारता है वही आरोप लगाता है। तो भाई तो आपने क्यों लगाया था 2009 में, उसके पहले आप ही तो लगाए थे ना कि हाँ ईवीएम में मशीनों का खेला हो गया। तो इसलिए एक बात तो ये है। दूसरा ये है कि देखिए, अगर जनता के बीच में माहौल बन जाए, जनता ने तय कर लिया कि साहब अब इस सरकार को बदल देना है, इस निजाम को बदल देना है, तो उसमें वीवीपैट और ईवीएम और कुछ भी खास नहीं कर सकते हैं। बहुत हमको उसमें लगता नहीं है, क्योंकि फिर जनता सड़कों पे आ जाती है। तो जनता का रुख जो है, आज का जो चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में बार बार कहता हूं मैं कि लोगों पे कहीं जाइए, नौजवानों से बात करिए, गरीब किसानों से बात करिए, मजदूर से बात करिए, रेहड़ी पटरी वालों से बात करिए, तो सब अपने को बताते हैं कि साहब हम तो चाहते हैं कि सरकार बदल जाए, क्योंकि मोदी ने पिछले 10 वर्षों में खाली हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा कोई कुछ किया नहीं। फर्जी की बात, जुमले की बात करते रहता है और ये गारंटी वो गारंटी या कोई गारंटी पूरी पूरी होती नहीं। तो हम लोग तो चाहते हैं बदलना, लेकिन पता नहीं, आप लोग पत्रकार लोग हैं तो आप लोग इंश्योर करिए कि ईवीएम में जाके गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। ये आम आदमी की राय बता रहा हूं मैं। तो इसको दूर करने के लिए हमारा सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला सुनाता है तो निश्चित रूप से यकीनी तौर पे है कि इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। जी राजीव।
जी बिल्कुल बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला सुनाता है ईवीएम को लेकर, वीवीपैट को लेकर के, तो ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस चुनाव में चुनाव कैसे पलट सकता है, इन सब पे हम चर्चा, और इसके साथ साथ जो विपक्षी दल कर रहे हैं उस पे भी, और कैसे लालटेन कह रहे हैं, नाम ले रहे हैं, उसमें फंस रहे हैं मोदी जी, इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम ले रहे हैं, उसमें फंस रहे हैं। चारों तरफ देखिए तो कहीं ना कहीं मोदी जी फंसे हुए नजर आते हैं। जहां मुंह खोलते हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपने राहुल गांधी को सुना, राहुल गांधी कल भी इसी मसले पे बात कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। अवैध वसूली का धंधा चला रहे थे मोदी, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। तो पूरी पोल खोलते हुए, यहां एक फ्रेम करते हुए पूरे मसले को राहुल गांधी बहुत संजीदगी के साथ अपनी बात रख रहे हैं। दूसरी तरफ उधर कोर्ट में जो कुछ आज चल रहा था उसमें भी बहुत सारी बातें ऐसी आ रही थी जिसमें जो सवाल किए जा रहे थे वो बहुत मज़ेदार थे। अगर आप लोगों ने उन सबको देखा हो तो आप लोग, तमाम हमारे महानुभाव, हमारे साथी, आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि जो दलीलें थी और जिसमें वहाँ सवाल भी पूछे जा रहे थे वो सवाल बहुत जायज़ सवाल थे, और कहीं ना कहीं ऐसे सवाल जो हम और आप पूछते हैं, हमको भी लगता है उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट कौन करता है, ईवीएम के सॉफ्टवेयर को अपडेट कौन करता है, पूछा आज जज ने। तो वीवीपैट के सॉफ्टवेयर को अपडेट कौन करता है, जज ने पूछा। तो ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वकील ने कहा कि इंजीनियर करते हैं। ये इंजीनियर कहां के हैं, बाहर के हैं कि अंदर के हैं, और क्या इसके अलावा ये किसी केबल से करते होंगे आप, तो ये क्या है, अलग अलग वीवीपैट के लिए, अलग अलग मशीनों के लिए अलग अलग होता है। चुनाव होने के बाद आप मशीन को क्या करते हैं, वीवीपैट को क्या करते हैं, ये इसके जो डाटा है उसको कब तक आप रखते हैं। अगर कल को हम डाटा चाहें, क्योंकि अभी तक ये होता था कि जब आप बैलेट पेपर से मतदान करवाते थे तो बैलेट पेपर इकट्ठा रखते थे, कभी भी चैलेंज होता था तो उसको कोर्ट में आप कोर्ट के हवाले कर सकते थे। लेकिन आज की तारीख में क्या आप ईवीएम को और वीवीपैट को, अभी अगर सपोज आज से 5 महीने पहले, 3 महीने 4 महीने पहले जो चुनाव हुए 5 राज्यों के चुनाव, उसके डाटा मांगे जाए कि छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुए हैं उसमें बस्तर का जो चुनाव है उसका वो जो बूथ है उसके वीवीपैट और ईवीएम चाहिए, है क्या डाटा? दावे के साथ कह सकता हूं इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। लेकिन आज कोर्ट बोल रहा था कि ऐसा क्यों नहीं है, और कोर्ट ने यहां तक कहा कि आखिर अगर इसमें सजा का अच्छा, मतलब एक कड़ी सजा का प्रावधान नहीं होगा तो फिर यहां पर गुंजाइश बढ़ेगी धांधली की, गुंजाइश बढ़ेगी छेड़छाड़ की। ये तमाम बातें हुई हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं सुनने में, दलीलें और सवाल जो पूछे जा रहे थे, बहुत अच्छा लगता है। जवाब, फैसला जब आएगा वो भी देखा जाएगा कि फैसला किधर जाता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पहलू है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर बातें होनी चाहिए। ईवीएम वीवीपैट, इस पे बात अभी खुली है, शुरुआत हुई है, आज उस पर एक बार पूरी की पूरी चर्चा हुई। अब इसके आगे की चर्चा अभी गुरुवार को यानी परसों होना है, और हम सबको इंतजार रहेगा एक अच्छे फैसले का। लेकिन आज जितनी बातें हुई हैं उन बातों से कहीं ना कहीं एक दिशा दिखता हुआ, एक डायरेक्शन हमको नजर आ रहा है, यह चुनाव किस दिशा में जा रहा है, यह साफ साफ उसी डायरेक्शन की तरफ अब आना चाहता हूं, लेकर आना चाहता हूं अपने इस डिबेट को, इस परिचर्चा को। जरा आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास, यहां से क्या डायरेक्शन आपको दिखाई देता है? चुनाव में मोदी जी लालटेन का नाम लेते हैं, वहां फंस जाते हैं। मोदी जी इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम लेते हैं, फंस जाते हैं। मोदी जी गरीबी हटाओ पे राहुल गांधी को घेरने की कोशिश करते हैं, वहां फंस जाते हैं। मोदी जी आज की तारीख में जो कहते हैं वहां फंस जाते हैं। क्या चुनाव फंस गया है? कल लिख रहे थे हम लोग। देखिए, मोदी जी इस समय परेशानी में है, हम लोगों को थोड़ा सिंपैथी भी होना चाहिए। राहुल गांधी तो उनको बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं। इस समय हालात ये है कि मोदी जी का एक भी सिक्का चल नहीं रहा है। उन्होंने राम मंदिर से लेकर के और तमाम मुद्दों को छुआ, परिवारवाद चलाया, भ्रष्टाचार चलाया, लेकिन सब उल्टा पड़ गया। परिवारवाद की बात की तो तेजस्वी यादव ने लंबी लिस्ट निकाल करके दे दी। इस समय तो सोशल मीडिया का जमाना है। भारतीय जनता पार्टी में बाप बेटों से लेकर के भाई भतीजे और तमाम पति पत्नी, न जाने कितने लोग हैं। यहाँ तो 1-2 परिवार हैं, वहां परिवारों का पूरा कुनबा है, तो उसमें भी बेचारे मात खा गए। भ्रष्टाचार में तो जो हालत हुई इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद, जवाब नहीं दे पा रहे। और राहुल गांधी जब उनसे कह रहे हैं कि हफ्ता वसूली चल रही थी, सरकार चला रही थी,
और टाइमिंग भी देखिए, जिन लोगों ने चंदा दिया, किसी को ईडी का नोटिस मिला, दूसरे दिन भागा वो चंदा देने के लिए, या किसी को ठेका मिला और वो भागा चंदा देने के लिए, तो हो क्या रहा था? ये तो ऐसे लग रहा था जैसे कि मुंबई के किसी गली में माफियागिरी होती है, वैसे यही राहुल गांधी बात कह रहे हैं। और ये सारे मुद्दे बीजेपी को उलट करके लगे, और इसीलिए जो आखिरी उनके पास हथियार था, वो बाबा की जान तोते में या राजा की जान तोते में, तो सारा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ये सब लगा लिया, और ईवीएम तो था ही। तो ये दरअसल ये जहां वो जो तोते वाली जान है वो यहां है। अब इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने खेल चालू कर दिया है कि जरा देखना चाहते हैं हम, और ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। कोर्ट के लिए जरूरी है कि वो इस देश के लोकतंत्र में विश्वास बहाल रखने के लिए जो भी सवाल उठ रहे हैं, कम से कम उन सवालों पर सरकार से और जो भी संबंधित अथॉरिटी हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो या दूसरी चीजें हैं, तो उन पर शिकंजा कसना चाहिए। इसीलिए आज वो सवाल जवाब हुए। तो अब फंस गए हैं मोदी जी। चुनाव आयोग का मतलब, अभी तो 2 उन्होंने चुनाव आयुक्त नियुक्त किए हैं, और ये वो चुनाव आयुक्त हैं जिनके अधिकारी तमिलनाडु में राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच करते हैं। ये शर्म का विषय है। अगर सच में आप इतने ईमानदारी हैं, तो नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की जांच कौन करेगा? क्या हिम्मत है चुनाव अधिकारियों को कि अमित शाह के हेलीकॉप्टर की जांच करें? उनकी हिम्मत है क्या कि वो योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर की जांच करें? तो जो एक तरफा आप खेल कर रहे हैं, क्या ये लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है? इस देश के लोगों को जिसने भी बेवकूफ समझने की भूल की है, उसको लोगों ने जवाब दिया है। 70-75 साल में इस देश का लोकतंत्र इतना मजबूत हुआ। पहले चुनाव में जहां 45% मत पड़े थे, वहां पिछले लोकसभा चुनाव में 67% मत पड़े। तो हमारा लोकतंत्र तो मजबूत हो रहा है, परिपक्व हो रहा है। जो इस देश के नागरिक हैं वो बेहद चेतना संपन्न, और वो जान रहे हैं कि हम हैं देश के मालिक। और देश के मालिकों की अगर आंखों में आप धूल झोंकना चाहते हैं, उन्हें आप 5 किलो की राशन की लाइन में खड़ा कर देंगे और आप 8000 करोड़ के हवाई जहाज में उड़ेंगे, तो लोगों को दिख नहीं रहा है कि आप जी बड़ा आप बने हुए थे कि हम तो सेवा करने के लिए आए हैं। और फिर आप कोरोना काल में क्या कर रहे हैं? आज राहुल गांधी ने अपने कोझिकोड की जो सभा थी, जो रोड शो था, उसमें ये तमाम बातें की। उन्होंने ये भी कहा कि कोविड के समय आप थाली बजवा रहे थे लोगों से, कहा अगर ये कोई दूसरा आदमी करता तो उसकी पिटाई होती और वो जेल जाता। तो जहां देश का प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी छोड़ करके लोगों को बेवकूफ बनाने पर तुला हुआ हो, लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे? वो रोजगार मांगते हैं, आप कहते हैं कि हम भारत में ओलंपिक कराएंगे। लोग कहते हैं साहब हम महंगाई से प्रताड़ित हैं, आप कहते हैं 2047 में विकसित भारत बनाएंगे। तो अभी आप गला घोंटने में लगे हुए हैं। 47 में क्या दिखा रहे हैं आप सपना? ये जो पार्टी है, या तो ये पिछले अतीत की बात करती है या भविष्य की बात करती है, वर्तमान में बात नहीं करती। वर्तमान में लोगों के जो दुख दर्द हैं, जो पीड़ाएं हैं, और वो इसलिए नहीं करती क्योंकि उनके लिए वो शर्म की बात है जी। अब इसी रिजीम में बैठे पाठक जी, मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब की जाती है। मैं उत्तर प्रदेश में बैठा हूं जहां दलित को पेशाब पिलाई जाती है, मूंछ रखने पर उसकी मूंछ काट दी जाती है। जहां से मोदी जी आते हैं गुजरात से, वहां एक चुना हुआ आईपीएस घोड़ी पर अपनी बारात नहीं निकाल पाता, पुलिस के साए में बारात निकालता है। यह है गुजरात मॉडल। आज भी गुजरात के 100 से ज्यादा गांवों में दलित मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। यह है गुजरात मॉडल। तो आपने लोगों की आंखों में धूल झोंक करके, और अब तो मुनादी बज रही है राजीव जी संविधान बदलने के लिए, कुछ नहीं बचा इनके पास। लेकिन ये भूल गए हैं कि ये देश जो है गरीबों, वंचितों, अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों, सब इन सब का भी है। केवल अंबानी और अडानी का नहीं है, ये उनकी बपौती नहीं है। जी।
जो इस देश के खेतों में हल जोतते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, उनका ये देश है। उन मणिपुर की महिलाओं का भी ये देश है। लेकिन आप जिन्होंने उस संविधान के जरिए अपने नागरिक अधिकार हासिल किए, जो नागरिक होकर के, इंसान होकर के आज जी रहे हैं उस संविधान की बदौलत, उस संविधान को आप बदलने की मुनादी कर रहे हैं। तो इस देश का जो करोड़ों दलित, पिछड़ा, आदिवासी महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो आपको तीसरी बार क्या अगवानी करके लाएंगे या आपको सीधा आईना दिखाने के लिए तैयार है? वो ये उनकी मुश्किल है और मोदी जी रोक नहीं पा रहे हैं। जो उनका जो तमाम स्लीपर सेल है वो लगातार बात कर रहे हैं कि साहब हम संविधान बदलने की तैयार हैं। बदलना तो अब लोग इनको चाहते हैं, इसलिए ये संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। तो मुसीबत में तो मोदी जी फंसे हुए हैं। इसलिए मैंने कहा कि मुझे थोड़ी सिंपैथी भी है मोदी जी से। बेचारे झूठ बोल बोल करके इतना सब किए हैं। अच्छा होता कि इतिहास में थोड़ा नाम दर्ज कर लेते, कुछ सच बोल देते, कुछ लोगों की भलाई के लिए कर लेते। लेकिन उन्हें वर्तमान तो छोड़ दीजिए, उनको भविष्य, उनका जो इतिहास है वो भी उनको माफ नहीं करने जा रहा। और आज की जनता जिस तरह से परेशान हाल है, वो तीसरी बार गलती नहीं करने जा रही है। और इसीलिए आप रेशियो देखिए सर्वों का, उन चैनल्स का जिनको गोदी मीडिया कहा जाता है। राहुल गांधी की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ रही, कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इंडिया अलायंस का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और मोदी जी स्थिर है। माने उस सर्वे में जो उनके अपना घर का सर्वे, सच्चाई ये है कि जो स्वतंत्र एजेंसियां कर ले तो क्या होगा इसका। तो राजीव जी, चुनाव फंसा ही नहीं, चुनाव लगभग तय हो चुका है। 4 जून को नतीजे सिर्फ आने बाकी हैं। इस देश की जनता तो तय कर चुकी है कि हमको क्या निर्णय लेना है। अब वो मतदान होना है और नतीजे आने हैं। उसमें ये सुप्रीम कोर्ट का जो अभी बहस चल रही है, उसका जो फैसला आने वाला है, वो इस देश के मतदाताओं के विश्वास को बहाल करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जरूर इस पर एक सकारात्मक फैसला देगा और ये जरूर कहेगा कि वीवीपैट की पर्चियों की गिनती होनी चाहिए, ताकि मतदाता पूरे हिम्मत के साथ, पूरे विश्वास के साथ उस अधिकार को अपना इस्तेमाल करें। और मैं तो बार बार अपील करता हूं आपके यहां कि लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि वीवीपैट में या इसमें ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है। आप पहले जाकर के वोट कीजिए, ये आपका राइट है। ये सदियों के बाद मिला है, ऐसे नहीं मिला। इंग्लैंड में भी लंबे संघर्ष के बाद मिला, यूरोप में भी लंबे संघर्ष के बाद मिला, जो हमें आसानी से मिल गया। इसलिए वोट सबसे पहले, ये तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा कि पर्ची गिनी जाती है कि नहीं गिनी जाती। जी बिल्कुल, पर्ची गिनी जाती है कि नहीं गिनी जाती है, इस पे भी एक बहुत शानदार दलील, और शानदार बहस चली है, जो वो भी आपके सामने रखना चाहता हूं। पूछा गया कोर्ट की तरफ से कि भारत में कितने मतदाता हैं, कितने करोड़ मतदाता हैं। बताया गया कि लगभग 60 करोड़ मतदाता हैं। तो फिर पूछा गया कि 60 करोड़ मतदाताओं के पर्ची को अगर गिना जाए तो कितना समय लगेगा। इस पर वकील साहब का जवाब था कि ईसीआई ने कहा है, यानी चुनाव आयोग ने कहा है कि लगभग 12 दिन लग जाएंगे। तो 12 दिन, ये इस पर थोड़ा आश्चर्य जताया गया। तो इस पर इधर से वकील का कहना था कि साहब अगर 6-6 सप्ताह आप चुनाव करवाते हैं तो 12 दिन क्या है। और सबसे बड़ी बात कि हम कहते हैं कि 12 दिन नहीं बल्कि 1 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोर्ट में कहा जा रहा था वकील की तरफ से कि 1 दिन लगेंगे और इसमें पूरी गिनती हो जाएगी। तो क्या 6 हफ्ते के चुनाव की प्रक्रिया में रिजल्ट के लिए, काउंटिंग के लिए 1 दिन एक्स्ट्रा आप नहीं दे सकते? तो ये बहुत सारी दलीलें दी गई हैं। इसमें बहुत टेक्निकल पहलू को बताया गया है, कैसे मिसलीडिंग होती है उसको बताया गया है, कैसे लगभग 9 लाख वीवीपैट मशीनें फिर से खरीद रहे हैं, आखिर क्यों खरीद रहे हैं, इस पर भी सवाल उठाए गए कि एक वीवीपैट जो है वो 3 मशीनों से, ईवीएम से आप जोड़ते हैं तो फिर आपको 17,40,000 मशीनों के लिए, ईवीएम के लिए इतनी जरूरत क्यों है? 7 साल में आपने लगभग 4 लाख मशीनें बदल दी, तो पुरानी मशीनें कहां गईं, क्यों बदली गईं? बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चंस हुए हैं और इससे लगता है कि आने वाला जो समय है इस पर और भी सवाल दागे जाएंगे। और एक बात और जस्टिस खन्ना ने कही कि जब मैं लंच के लिए गया
तो मैं सोच रहा था और इन सारे मसलों पे मैंने विचार विमर्श किया, उसके बाद यहां से उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। यानी कि तैयारी जस्टिस संजीव खन्ना ने भी और जस्टिस दत्ता ने भी, दीपांकर दत्ता, इन दोनों की बेंच है, इन दोनों ने भी जबरदस्त कर रखी है और देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। इधर से प्रशांत भूषण और एंड टीम का कहना, उनकी टीम का कहना है कि साहब मिलॉर्ड, सिर्फ एक ही मांग हमारी है कि उस पर्ची को एक बार छूने दीजिए और उसको एक बॉक्स में डालने दीजिए, उसके बाद आप गिनती जितनी करवानी कर लीजिए, लेकिन उस पर्ची को हम छू के महसूस करना चाहते हैं कि हमने वोट दिया है और जिसको दिया है वो उस पर्ची में दिखाई दे रहा है। बस इतना ही है, इसके बाद आपको जो करना कीजिए। ये डिमांड बहुत जायज़ है दोस्तों, और इस डिमांड के इर्द गिर्द ये पूरा का पूरा केस दिखाई देता है। ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इस फैसले से, ये जब फैसला आता है, जो भी आएगा, इसलिए हम लिख भी रहे हैं नो मिसलीडिंग, कोई मिसलीडिंग नहीं है। यहां साफ साफ इसलिए लिख रहे हैं कि कोर्ट के इस फैसले से क्या बदल जाएगा चुनाव। ये जो लोकसभा का चुनाव है, ये चुनाव अगर ये फैसला प्रशांत भूषण यानी एडीआर की के पक्ष में जाता है तब भी, और इनके खिलाफ जाता है तब भी, क्या चुनाव बदलेगा, एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। और इस चर्चा में आप बने हुए हैं तमाम साथी, आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपके पास आना चाहता हूं। एक बहुत गंभीर चर्चा इधर हमारे साथी प्रोफेसर रविकांत जी ने भी छेड़ दी है, उसी चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूं। और सत्तारूढ़ दल लगातार तीसरी बाजी जीतने के लिए पूरी मशक्कत किए हुए है। आप मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं। मध्य प्रदेश भी वो राज्य है जहां 29 में से 28 सीटें पिछली दफा आई थीं। आप जरा उसी पट्टी को बताइए, कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, बिल्कुल सेंट्रल। वो सेंट्रल लाइन जो है, उसी लाइन में छत्तीसगढ़ भी है, मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है, गुजरात भी है। जरा और इन तीनों को देखिए तो लगभग 100%, 100% वाला स्टेट है 2019 का। क्या बदल रहा है चुनाव? डॉक्टर राकेश पाठक जी। जी राजीव जी, पहले वीवीपैट की गिनती को लेकर जो मामला चल रहा है उस पर थोड़ी सी एक दो बातें कहना चाहता हूं जी। कि जब दोनों माननीय न्यायाधीशों ने ये पूछा कि कितना समय लगेगा गिनती में, तो उन्होंने 12 दिन कहा। राजीव जी, हमारे पूरे देश के हाईवेज पर, तमाम सड़कों पर लिखा रहता है दुर्घटना से देर भली। लोकतंत्र में सबसे बड़े और निर्णायक सफर पर जब जनता निकली हो तो दुर्घटना हो जाए वो बेहतर है या देर हो जाए वो बेहतर है। ऐसी देरी देश को, लोकतंत्र को मंजूर है जिसमें 12 दिन या 13 दिन लग भी जाए तो कोई आसमान टूटने वाला नहीं है। राजीव जी, संयोग से मैं पत्रकारिता में आने से पहले सरकारी नौकरी में था। मैंने कई चुनाव में ड्यूटी की, मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2, 3 जी, पंच सरपंच के चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक में ड्यूटी की है। मतदान में ड्यूटी की, मतगणना में भी की है। उसके बाद पत्रकार के रूप में तो हमारा आपने तमाम सारे चुनावों को देखा है। पूरी रात, 2-2 रात मतपत्रों की गिनती होती थी, तीसरे दिन सुबह नतीजा आता था। कोई आसमान नहीं टूट पड़ता था अगर इतनी देरी हो जाती थी 2 दिन गिनने में। जब देश में 7 चरणों में चुनाव हो रहा है, 2 से 2.5 महीने लग रहे हैं, तो पर्ची की गिनती में अगर 5 दिन 10 दिन भी लग जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। मैं इस पक्ष में हूं कि जनता का फैसला जनता की नजर से गुजरना चाहिए, उसको मालूम होना चाहिए, हाथ में लेकर उस गर्मा गर्म पर्ची को वो छूकर देख ले और उसके बाद उनकी गिनती हो जाए। मुझे लग रहा है सरकार लगातार इस बात को लेकर सांसत में है कि इस वक्त एक तो चुनाव चल रहा है, ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा वैसा फैसला कर दिया तो बड़ी आफत हो जाने वाली है। लोकतंत्र में असली जो भाव भूमि है, उसकी लोकतंत्र की जो आधारशिला है वो पारदर्शिता है। और जब जनता अपने नियंताओं का, अपने शासकों का चुनाव करने जा रही है तब तो इसमें पारदर्शिता उच्चतम स्तर की होना चाहिए। इसलिए ये मुकदमा भी और दिलचस्प मोड़ लेगा। एक बड़ी दिलचस्प बात आज और कही वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायणन ने। उन्होंने कहा मुझे इसकी चिंता नहीं है कि क्या होने वाला है, क्योंकि वैसे ही 44% लोग आपराधिक मामलों के, मुकदमों के आरोपी हैं जो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं इस वक्त। 44% हमारे जैसे सभ्य समाज, सभ्य देश में
लगभग आधे से थोड़े से कम लोग आपराधिक छवि वाले विधिवत जिन पर मुकदमे हैं वे चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी चिंता यह है कि चुनाव निष्पक्ष हो और पारदर्शी हो। एक तो बात ये। अब दो और मुद्दों पर आते हैं जिनका जिक्र आपने अपने शुरुआती इंट्रो में किया था। जी, लालटेन को लेकर बड़ा कटाक्ष किया है प्रधानमंत्री जी ने। बिल्कुल आपने अपने उसमें कहा कि मोबाइल तो कीचड़ में सने हुए कमल से भी नहीं चार्ज हो सकता, लेकिन एक अंतर और है राजीव जी। अगर बिजली नहीं हो, अंधेरा हो, मोबाइल और चार्जर कहां रखे हैं इससे ढूंढने में तो लालटेन मदद कर सकती है। आप एक छोटी सी माचिस की तीली जलाकर लालटेन को मिलका लीजिए, चमका लीजिए और उससे मोबाइल और चार्जर ढूंढ लीजिए। लेकिन कीचड़ में सने कमल से आप अंधेरे में मोबाइल और चार्जर ढूंढ नहीं सकते। ये अंतर जरूर मोदी जी को बताना आवश्यक है। दो एक खबरें और हैं ताजा। राजीव जी, हम बात कर रहे हैं कि क्या देश में सचमुच बीजेपी के पक्ष में माहौल है या विपक्ष किस तरह चुनाव लड़ रहा है। अब तक तो विपक्ष, इंडिया नाम का गठबंधन और मीडिया का एक तबका ये बता रहा था कि मोदी के नाम की कोई लहर नहीं है। लेकिन राजीव जी, नवनीत राणा जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं अमरावती से, उन्होंने सार्वजनिक रूप से मंच से कह दिया है मोदी के नाम की कोई लहर नहीं है। वो मराठी में भाषण है उनका जी, लेकिन बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा, खूब वायरल हो रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव पास आएगा बीजेपी के नेता भी इसे स्वीकार करने लगेंगे कि मोदी के नाम की कोई लहर नहीं है। इन सब चीजों से ही बौखलाकर नरेंद्र मोदी जी अब इस पर उतर आए हैं कि अपने ही किए धरे को ढांकने के लिए एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू दे रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि अगर हम ये स्कीम नहीं लाते तो लोगों को पता ही नहीं चलता किसने किसको पैसा दिया। मैं इस बात को लेकर बहुत खेद महसूस करता हूं राजीव जी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को विपक्ष का नेता वसूली गैंग का सरगना और मास्टरमाइंड कह रहा है। यह सचमुच खेदजनक बात है। वे सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं है राजीव जी, वे इस महादेश के लोकतंत्र की जननी के मुखिया हैं। ये नौबत आई ही क्यों कि उन्हें किसी एक्सटॉर्शन गैंग का मुखिया बताया जा रहा है, चौथ वसूली गिरोह का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जी, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार वे खुद हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे चुनाव और पास आता जा रहा है वैसे वैसे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में परसों क्या होगा, मैं अभी ऐसा नहीं मानता कि एकदम कोई ऐसा बड़ा फैसला हो जाएगा कि इस प्रक्रिया को कहीं से बाधित होना पड़े, और अब वो संभव भी नहीं है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसमें जो तकनीकी पक्ष आपने शुरू में बताया कि जिस तरह की स्याही से वो छपती है वीवीपैट की मशीन पर्ची, वो तो 3 दिन 5 दिन 10 दिन में उड़ जाएगा रंग उसका। बिल्कुल। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बस्तर में वो एक प्रत्याशी था, उसने कहा कि मुझे तो मेरा ही वोट नहीं मिला गिनती के बाद। तो अगर कोई पिटीशन लगे, इलेक्शन पिटीशन लगती ही है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहे या निर्वाचन आयोग ये कहे या निर्वाचन आयोग से सुप्रीम कोर्ट कहे कि लाइए दिखाइए उनकी पर्ची, क्योंकि वो खुद को तो वोट दिया ही होगा उस प्रत्याशी ने। अब अगर वो पर्ची भी सामने पेश कर दी जाएगी तो वो खाली कोरा कागज होगा सिर्फ, बिल्कुल। वो स्याही तो मिट चुकी होगी, वो कोई अमिट स्याही नहीं है जो उंगली पर लगाई जाती है। तो इस तरह मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लिए आने वाले दिन और कठिन होने जा रहे हैं। एक बात और रेखांकित करना चाहता हूं राजीव जी, जो मीडिया में उस तरह से आती नहीं। अभी मैं ट्विटर पर देख रहा था, एक साथी ने उसका उल्लेख किया है। इन चुनावों के दौरान 8 पार्टियां, छोटे छोटे दल हैं भले ही, वे अपने अपने राज्यों के, उनका विलय कांग्रेस पार्टी में हुआ है। जी, बीजेपी के साथ ये हुआ है कि बीजेपी के जो घटक दल उनके एनडीए के थे वे साथ छोड़ गए। यहां तो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का दल कांग्रेस में विलय करा बैठा है अपना, अभी कल ही किया, और कितने कल ही किया है। ये चीजें इस बात का द्योतक है कि माहौल मोदी और एनडीए के खिलाफ है। कोई अंडर करंट है जो भीतर भीतर चल रहा है। राहुल गांधी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन और तमाम क्षेत्रीय दल जिस दमदारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, स्टालिन हो, उसका असर जनता के भीतर दिखाई दे रहा है। पर आखिर में एक ताजा सूचना और राजीव जी जोड़कर अपनी बात को यहां विराम दूंगा। एनडीए सरकार का एक घटक दल है जिसे मैं हर बार कहता हूं, भारत का निर्वाचन आयोग, आज उसने कार्रवाई की है
रणदीप सुरजेवाला के चुनाव प्रचार करने पर 48 घंटे के लिए अभी अभी रोक लगा दी है। सुरजेवाला ने जो हेमा मालिनी जी के बारे में कुछ बयान दिया था, तो हम समझ सकते हैं बीजेपी के नेता किस तरह से धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं चुनाव प्रचार में, संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। उनके पीछे भारत का निर्वाचन आयोग धृतराष्ट्र बना रहता है और कांग्रेस के एक नेता के खिलाफ पहली कार्रवाई अभी इस लोकसभा चुनाव में हुई है। 48 घंटे के लिए बैन कर दिए गए सुरजेवाला। जी बिल्कुल बिल्कुल, यह सवाल बहुत स्वागत योग्य है। ऐसी कार्रवाइयां होनी चाहिए, लेकिन ऐसी कार्रवाइयां वहां भी होनी चाहिए जो धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं, वहां भी होनी चाहिए। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच आप कीजिए, खूब कीजिए, लेकिन मोदी जी के हेलीकॉप्टर की जांच भी कीजिए, ये जनता बोल रही है। तो ये सारी चीजें कीजिए ना, आप बिल्कुल कीजिए। आप तो ये देश इस वक्त इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, आप सब कुछ कीजिए, लेकिन एक तरफा मत कीजिए साहब, सब कुछ कीजिए ना, दोनों तरफा कीजिए। क्योंकि आपकी नजर में, आप तो आंख पर पट्टी बांधे हुए, उस तराजू लिए हुए उस मूरत की तरह होना चाहिए आपको, जिसकी तस्वीरें दिखाई जाती हैं न्यायालयों में, कोर्ट्स में, वैसा होना चाहिए। क्योंकि अभी आप सब कुछ हैं, लेकिन क्या वैसे कर रहे हैं आप? एक पट्टी तो खोल के रखे हुए हैं, आखिर ऐसा क्यों? सवाल उठ रहे हैं। और पर्ची की बात आप कर रहे थे, बहुत सही कर रहे थे डॉक्टर राकेश पाठक जी। उसी पर्ची पर आज बहस में यह भी कहा गया कि वीवीपैट में जो पर्ची लगाई जाती है, इसमें क्या थर्मल पेपर का यूज होता है या नॉर्मल पेपर का यूज होता है। पूछा गया क्या ये पेपर 5 साल तक ऐसे रह सकते हैं छपे हुए, यह भी कोर्ट ने पूछा कि क्या 5 साल तक इस पर अगर हाथ छाप बना हुआ है तो 5 साल तक रह सकते हैं ये पेपर। ये तमाम सवाल पूछे गए हैं। यानी कोर्ट भी कहीं ना कहीं समझ रहा है कि मामला, यहां पे एक दलील और भी दी गई कि 2019 से पहले जो वीवीपैट 2017-18 में जो वीवीपैट थे, मशीनें थीं, उसका जो शीशा है वो पारदर्शी होता था, यानी ट्रांसपेरेंट होता था। आप अंदर भी देख सकते थे, एक पर्ची आ रही है, अगर आपको याद होगा, वोट देने गए होंगे, आपने, हमने सबने देखा है, वो ट्रांसपेरेंट होता था। लेकिन अब वो ब्लैक शीशा रखा गया है, वो ब्लैक कोटेड शीशा है और एक फ्लैश आता है, उसमें आपको अपना जिसको वोट दिया वो तस्वीर दिखती है, फिर चला जाता है, वो कहां गया कहां नहीं पता। ये सारी बातें कही गई हैं। तो एक एक माइनर पॉइंट्स जो हैं माइक्रो लेवल की, उन सब पे चर्चा वहां कोर्ट में हुई है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन सब मसलों पे चर्चा कीजिए, और फैसले का इंतजार तो रहेगा ही, लेकिन अभी चर्चा बाकी है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहां से क्या, जहां से एक चर्चा शुरू हुई है ईवीएम पे, संजय कुमार सिंह साहब, ईवीएम पे, वीवीपैट पे चर्चा शुरू हो गई है, बहुत अच्छी बात है। आज जब कोर्ट में प्रशांत भूषण खड़े हुए तो जस्टिस खन्ना ने कहा, दोनों जजों की जो बेंच है, खन्ना और दत्ता की, दोनों ने कहा कि हालांकि आज एनलिस्टेड नहीं है ये केस। उन्होंने कहा हालांकि ये केस आज के लिए सूचीबद्ध नहीं है, एनलिस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी आज मैं सुनवाई करूंगा 12 सवा 12 बजे तक। हालांकि ये सुनवाई लगभग आधे घंटे बाद शुरू हुई, लेकिन महत्वपूर्ण बात थी कि एनलिस्ट की गई, सुनवाई शुरू हुई और लगभग 4.5 घंटे तक लगातार सुनवाई हुई है। बीच में एक ब्रेक का समय हुआ है और लगातार सुनवाई हुई है। हम लोगों ने लगातार उस सुनवाई को, और वहां जो जिरह चल रही थी, जो बहसें चल रही थी, जो दलीलें दी जा रही थी, सब अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे, एक एक लाइन पहुंचा रहे थे कि क्या किसने कहा, प्रशांत भूषण ने क्या कहा, और उसके बाद उस पर क्या सवाल दागा गया, या उधर मनिंदर सिंह ने क्या कुछ कहा इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो पल पल की रिपोर्ट लगातार कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती है हम दिखाते हैं, हमारे तमाम साथी देखते हैं उसको, और बहुत बड़ी संख्या में आप लोग जुड़ते हैं उस कार्यक्रम में जब कोर्ट की प्रोसीडिंग को हम लाइव आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन यहां कोर्ट की प्रोसीडिंग के बाद फैसला जो भी आए, लेकिन इससे देश की अदालत यानी मतदाता क्या फैसला करने जा रहा है, यह बड़ा सवाल है। जरा आना चाहता हूं संजय जी आपके पास, कैसे आप देखते हैं, किस हिसाब से देखते हैं इस चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ सकता है जो भी फैसला आए, लेकिन कोर्ट में आज की तारीख में ईवीएम और वीवीपैट है, इसलिए कितना इस पर असर पड़ सकता है मतदाताओं पे। जो मतदाता, बार बार एक गुहार लगाई जा रही थी कि हमारे मतदाता, हमको और कुछ नहीं चाहिए, चाहते हैं, छूकर देखना चाहते हैं कि जिसको हमने वोट दिया है ये पर्ची में उसी का नाम है ना, उसी वही सिंबल है ना, बस हमको छूने दे दो। ये बार बार गुहार लगाई गई। अगर आप जोड़ें, अगर देखेंगे पूरे 4 घंटे की बातचीत दलीलों में, तो कम से कम 10 बार 15 बार ये बात कही गई है हर तरफ से, चाहे प्रशांत भूषण हो, चाहे दूसरे वकील हो, सब ने यही कहा कि हमको छूना, हमारा मतदाता जो है, वोटर जो है, वो उससे छूना चाहता है, उस पर्ची को देखना चाहता है।
और पर्ची की गिनती का जहां तक सवाल है, 1 दिन चाहिए। आप 6 हफ्ते लगा दे रहे हैं चुनाव करवाने में, और 1 दिन एक्स्ट्रा नहीं दे सकते आप। हालांकि हलफनामा में इलेक्शन कमीशन ने 12 दिन का कहा है कि अगर 60 करोड़ मतदाताओं के वोट को, वोटर्स के उसको गिना जाए तो 12 दिन लग जाएंगे, काउंटिंग ऐसे की जाए तो, हाथ से मैनुअल काउंटिंग की जाए। लेकिन यहां 1 दिन की बात हो या 12 दिन की बात हो, 6 हफ्ते लगा रहे हैं, 12 दिन और लगा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन क्या यहां इस अदालत में, मतदाताओं की अदालत में, यह चुनाव किसी और दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है संजय जी? मैं इसको ऐसे देखता हूं कि सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के सर मर दिया गया है। यह सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि वो डिसाइड करे कि कैसे वोट पड़ेंगे, कैसे गिनती होगी और कितना टाइम लगेगा और कैसे कम लगेगा। इसके लिए लोग बनाने चाहिए, लोग हो सकते हैं, एक्सपर्ट हो सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट को यह पूछना पड़ेगा कि कौन गिनता है, और यह जवाब दिया जाए कि इंजीनियर गिनते हैं। यह कोई जवाब है? कोची थोड़ी गिनेगा या दर्जी थोड़ी गिनेगा, उसकी प्रोग्रामिंग करेगा वो ईवीएम की। तो यह स्थिति बना दी गई है कि सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट पे यह दबाव है कि सुप्रीम कोर्ट पर दबाव है, तो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट को करना है। सुप्रीम कोर्ट का ये काम ही नहीं है। ये पहले फैसला हो जाता है, चुनाव आयोग को कर लेना चाहिए था, सरकार को कर देना चाहिए था। वोटिंग पे लोगों को भरोसा हो, जो मतगणना हो रही है, मतदान हो रहा है, उस पर लोगों को भरोसा हो, ये बुनियादी जरूरत है। इसके लिए जो टेक्नोलॉजी है उस सर्वश्रेष्ठ का उपयोग कीजिए। न पैसे की कोई कमी है, न सिद्धांत नियम की कोई कमी होनी चाहिए, और बेस्ट व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट तक मामला ही नहीं पहुंचना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सर डाल दिया गया है, और ये दिखाया जा रहा है या बनाया जा रहा है माहौल कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के खिलाफ है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कर दिया उससे देश पछताएगा। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, ये प्रधानमंत्री को कहना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को कह दिया कि असंवैधानिक है, तो प्रधानमंत्री क्यों कह रहे हैं कि देश पछताएगा? और देश पछताएगा तो पछताएगा, देश तो प्रधानमंत्री किससे भी पछताएगा। नरेंद्र मोदी 10 साल प्रधानमंत्री रहे तो देश उससे भी पछताएगा। लेकिन ये चुनाव के समय बोलने की बात नहीं है। सारी बातें, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में जाके सेटल हो रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी है, बिल्कुल पहली बार किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है, सरकार करवाई है, इसमें कोई शक नहीं है। मामला वैसा बनाया गया है, इसमें कोई शक नहीं, सारी चीजें साफ है। और उससे गंभीर मामले हैं जिनकी जांच नहीं हो रही है, वो भी साफ है। तो क्या ये नीचे के लेवल पे जमानत नहीं हो जानी चाहिए थी? इलेक्शन का समय है, कोई मुख्यमंत्री क्यों जेल में रहेगा, कोई पॉलिटिशियन क्यों जेल में रहेगा? वह उसको छोड़ दिया जाएगा तो क्या आसमान टूट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो ये फैसला भी सुप्रीम कोर्ट में ही होगा, और नहीं होगा तो केजरीवाल जेल में रहेंगे। और तब जब हाईकोर्ट ये नहीं कह पा रहा है कि उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या उनको पद से हटा दिया जाए, तो जाहिर है कोर्ट ये जानता है कि उनको पद पे हटाया नहीं जा सकता है, और कोर्ट ये फैसला नहीं कर रहा है कि उनको बेल दे दिया जाए। बेल दे देने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, सब काम ठीक ठाक चलता रहेगा। लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट के सर डाल दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट पे बाकी लोगों का दबाव है कि आपका फैसला वो दिखाई दे रहा है, और प्रधानमंत्री घुमा फिरा के ये कही दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ है। तो मैं इसको ऐसे देख रहा हूं कि सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के सर डाल दिया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को यह कहना चाहिए था कि एक ऐसी व्यवस्था संतोषजनक बनाओ जिससे लोगों को ठीक हो, और बस ये पहले हो जाना चाहिए था और तब हो जाता। लेकिन चूंकि किसी ने नहीं किया, तो अब वो सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट को कुछ ना कुछ फैसला लेना है, और जो भी फैसला लेगा तो फिर लोग उसकी आलोचना करेंगे, चाहे ये पक्ष करे चाहे वो पक्ष करे। लेकिन वो फैसला तो जनहित में ही होगा कि चुनाव निष्पक्ष हो। और आज टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, सारी व्यवस्था हो सकती है। ये बिल्कुल बेकार की बात है कि 60 करोड़ वोट गिनने में 12 दिन लगेंगे। 60 करोड़ नोट ही तो गिनने हैं, कागज का टुकड़ा, वीवीपैट की पर्ची नोट के बराबर नहीं, नोट से भी छोटी है। नोट गिनने के लिए मशीन हो सकती है, वोट गिनने के लिए भी मशीन हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। करे तो सही, नियत तो हो। जैसे वो मिट जाने वाली बात है, बढ़िया प्रिंट आउट निकल सकता है, क्या दिक्कत है? वो नहीं मिटेगा कभी, हमेशा के लिए रखा रहेगा। तो ये सब कुछ टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, हम लोग करना चाहे तो करेंगे। पहले नियत ही नहीं है। अगर नियत होती कि गिना जाए तो गिनने की व्यवस्था की जाती। सुप्रीम कोर्ट के कहने पे गिनने की व्यवस्था की गई। 5% करने थी तो आप 5% नहीं कर रहे, 1% भी नहीं कर रहे। तो सारा मामला अगर सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा और सरकार वही करेगी जो वो चाहती है, और बार बार कहेगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड ही ठीक था, और इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में विपक्ष झूठ बोल रहा है, तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे आप? मोदी, सब चोर का नाम मोदी क्यों होता है, इसके लिए मुकदमा हो सकता है। लेकिन विपक्ष अगर झूठ बोल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड पर, तो उस पर मुकदमा नहीं हो रहा है। और प्रचारक ऐसे हैं कि
कि नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी के आरोप का जवाब दिया मछली खाने वाले पर, और लोग कह रहे हैं कि मोदी जी बहुत अच्छे पॉलिटिशियन है, सीजन्ड पॉलिटिशियन है, मास्टर स्ट्रोक चलाते हैं, कि उन्होंने तेजस्वी को क्या जवाब दिया है। तेजस्वी को जवाब देना पड़ रहा है प्रधानमंत्री को। तेजस्वी अभी बड़े चीफ मिनिस्टर एक स्टेट का, और वो भी मैंने लालू यादव का बेटा है चीफ मिनिस्टर, नहीं तो एज पॉलिटिशियन उसका क्या एक्सपीरियंस है, और प्रधानमंत्री को उसका जवाब देना पड़ रहा है, और लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं कि क्या जवाब दिया मास्टर स्ट्रोक तेजस्वी को। तो ये हालत है, और ये हालत हम ही लोगों ने बनाई है, हम जैसे पत्रकार ही बना रहे हैं ऐसे ऐसे वीडियो। तो इस हालत में वोटर बेचारा क्या करेगा और कैसे समझेगा, जो कम पढ़ा लिखा और हमारी तरह समझदार नहीं। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड की तुलना उससे करिए FCRA से, जो अपने ये होते हैं NGOs होते हैं जो जनसेवा का काम करते हैं। FCRA के लिए जो नियम है और इलेक्ट्रल बॉन्ड के जो नियम है कंपेयर कर लीजिए। अगर सरकार को या सरकारी पार्टी को या पॉलिटिशियन को पैसा चाहिए तो वो इलेक्ट्रल बॉन्ड से आएगा, कि घाटे वाली कंपनी भी दे देगी, कोई भी दे देगा, उसका हिसाब नहीं है, उसको बचाना नहीं है, तो उसमें नंबर नहीं है, वगैरह वगैरह। और FCRA का पैसा विदेश से जो मुफ्त में मिल रहा है दान, बिल्कुल यहाँ तक वसूली कर रहे हैं, और विदेश से दान मिल रहा है जनहित के लिए, जनता की सेवा के लिए, उसमें 50 नियम है। 26,000 NGO का FCRA रजिस्ट्रेशन बंद किया जा चुका है, 26,000 NGO का, और उसमें 2 साल में इन NGO को माने जो चल रहे थे 13-16 हजार, उनको 50,000 रुपए मिले थे विदेश, 50,000 करोड़ रुपए मिले थे। तो आप वो बंद करवा देंगे और इलेक्ट्रल बॉन्ड से वसूली करेंगे और कहेंगे कि वो ठीक है, ये खराब है, और फैसला कौन करेगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। जिन लोगों की जिम्मेदारी है, जो संवैधानिक संस्थाएं इन सब चीजों को देखने के लिए, वो सब अंत में जाके सुप्रीम कोर्ट पे चला गया है। सुप्रीम कोर्ट क्या क्या करेगा और कैसे करेगा, जाहिर है उसको दबाव अपनी जगह है। तो बहुत खराब हालत कर दी गई है, और अगर बाई चांस ये सरकार फिर जीत गई तो इलेक्ट्रल बॉन्ड की भी जांच नहीं होगी, इलेक्ट्रल बॉन्ड की जांच नहीं होगी, और FCRA की जांच नहीं होगी। नहीं, यहाँ थोड़ा सा क्यों नहीं होगी जांच, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की तारीख में इलेक्टोरल बॉन्ड को डिफेंड करके कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निशाना साध रहे हैं। इस बात को अपने को मानना पड़ेगा कि जिसको लीगली, जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को एक नहीं 3 बार सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित कर रहा है, 15 फरवरी को फैसला आता है, उसके बाद नाको चने चबा देता है सुप्रीम कोर्ट SBI के, और SBI को 1 दिन 2 दिन के अंदर पूरे डेटा देना पड़ता है। उसी इलेक्टोरल बॉन्ड को प्रधानमंत्री बार बार डिफेंड कर रहे हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, अवमानना कर रहे हैं। अब लेकिन वो प्रधानमंत्री है, इसलिए कोई बोलेगा नहीं। तो अब इसके बाद अगर आप फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड लाना चाहते हैं तो उसी प्रक्रिया में जाइए। ये तो गया और इसके डाटा आ गए। नियम तो यही कहता है, आप सुधीजन हमारे साथ बने हुए हैं, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, नियम तो यही कहता है कि अब फिर से कैबिनेट को में पास करवाना होगा एक नया इलेक्टोरल बॉन्ड की परिपाटी। आप भले पुराना लेके आइए, उसमें हेर फेर करके जो भी करके, लेकिन लाना होगा, और उसके बाद फिर उसको कैबिनेट से पास करवाना, फिर उसको कानून बनाने के लिए आपको संसद में जाना। ये सारी प्रक्रियाएं हैं जो पहले आप कर चुके हैं, जिसपे विपक्ष जो है पहले उंगलियां उठा चुका है। लेकिन आप कई सारे नियम 146 सांसदों को बाहर करके पास कर लेते हैं, विपक्ष के सांसदों को, तो ये सब तो चल ही रहा है। इसीलिए यहां इलेक्टोरल बॉन्ड और उस पर दी गई टिप्पणी प्रधानमंत्री की, वो भी इलीगल है, वो उसे भी वैध नहीं माना जा सकता, वो अवमानना है। हमारे ऊपर अगर अवमानना की कार्रवाई कोर्ट के मसले पे चल सकती है तो एक प्रधानमंत्री के ऊपर क्यों नहीं चल सकती? चल सकती है। जैसे आज एक मुख्यमंत्री जेल में है, वैसे प्रधानमंत्री कल को जेल में हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? तो ये एक नॉर्मल सा हमारे यहाँ का एक बहुत इंपॉर्टेंट कानून, जिसका जो बाबा साहब आम्बेडकर की अध्यक्षता में बनाया हुआ जो संविधान है, उसमें बहुत कुछ तो यही है। आज कानून का जिक्र भी आया तो एक कानून की बात और कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट में ने पूछा कि ईवीएम में अगर कहीं हेर फेर करता हुआ कोई पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, उसका प्रावधान क्या है? तो बताया गया कि आईपीसी की धारा 132 और 132 ए और 134 है। तो उन्होंने कहा, कोर्ट ने, कि 132 ए 134 जो है 132 ए एंड 134, क्या ये काफी है? क्या इससे आप एक भय पैदा कर सकते हैं कि गलती ना करे सामने वाला? इसके लिए आपको नया नियम बनाना चाहिए, कहा है वो इस पूरे दलील में। तो बहुत कुछ है। आना चाहता हूं जरा डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी आपके पास।
संजय जी कुछ जोड़ना चाहते हैं, जल्दी से जोड़ लीजिए, फिर दीपक जी आपके पास आना चाहता हूँ जी। संजय जी वही, लेकिन नियम ये है कि अगर आपको वीवीपैट में दिखा कि वोट आपने जिसको दिया था किसी और की पर्ची बनी है, तो आप शिकायत करने जाएंगे तो आपसे कहा जाएगा कि सोच लो, हम फिर चेक करेंगे और अगर इस बार ठीक आया तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये टेक्निकली ये फिजिबल है कि अगला वोट फिर ठीक आ जाएगा, तो शिकायत आप कर ही नहीं सकते। पूरी व्यवस्था यही है और पीछे कार्रवाई हुई है जिन लोगों ने नहीं, आज इस पे भी बात हुई है, ये शिकायतकर्ता पे भी बात हुई है। ये एक एक वही तो मैं कह रहा हूं कि दोनों जजों ने और खासकर जस्टिस संजीव खन्ना ने पूरी जो कहते हैं होमवर्क करके पूरा आना, वो होमवर्क दिखाई दे रहा था। सवाल क्या करने हैं, क्रॉस क्वेश्चंस क्या करने हैं, कुछ दूसरे सवाल क्या वीवीपैट और ईवीएम पे करने हैं, चुनाव की प्रक्रिया, और इस दौरान याचिकाकर्ता, इस दौरान शिकायतकर्ता, इस दौरान प्रत्याशी शिकायतकर्ता, और इसमें यह भी कहा गया कि 373 निर्वाचन केंद्र ऐसे थे जहां पे, जी हां, जहां पर जो वोटिंग हुई और जो काउंटिंग हुई दोनों में फर्क था। इसमें भी बोला गया कि इसमें क्या शिकायत हुई और शिकायत का निवारण क्या हुआ। अब भाई कोई ये कहता है कि इसी छत्तीसगढ़ में आपने देखा, अभी जिक्र कर भी रहे थे, छत्तीसगढ़ में एक प्रत्याशी, उसको 1 वोट मिलता है, किसी को 0 मिलता है, उसका परिवार तक का आदमी नहीं देता वोट। ये क्या है? तो यही वहां का वोटर कितने गए और काउंटिंग कितनी हुई, ये मिलान अगर कर रहे हैं वहां भी है, ये सब कुछ है। देखिए बहस तो बहुत शानदार चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फैसला क्या आता है ये तो कोर्ट जाने, लेकिन बहस बहुत शानदार चल रही है। जितने सवाल आपके दिलो दिमाग में हैं, सारे सवाल यहां पे उठाए जा रहे हैं, चाहे कोर्ट के जरिए चाहे वकीलों के जरिए। तो एक बहुत शानदार ईवीएम पे बहस छिड़ गई है, और इसीलिए ये कह रहा हूं मैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी कि ये बहस जब छिड़ी है, बात जब निकली है, तो क्या ये दूर तलक जा रही है, बस्तर के उस गांव तक जा रही है जहां के लोग आज भी रोशनी के लिए तरसते हैं? जी निश्चित रूप से जो बहुत ही जो भी निर्णय होता है निश्चित रूप से जिसको हम कहते हैं माइलस्टोन होगा, चाहे खिलाफ जाए या जिसमें उसके समर्थन में जाए, मतलब एडीआर के समर्थन में। देखिए इसमें 2-3 चीजें हैं राजीव जी। ये जो मामला दर्ज हुआ था, एडीआर ने जो अपनी याचिका दी थी वो 12 सितंबर 2023 को दी। उसके बाद किसी भी सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार से एक बेंच के द्वारा इसका इतना गंभीरता से अध्ययन करके, होमवर्क पूरा करके, मतलब मुझे लगता है कि खाली कोई मशीन मंगा के उसको खुलवा के जस्टिस साहब लोगों ने नहीं देखा, बाकी उसके तमाम पहलुओं पर पर्याप्त उस पर चर्चा हुई है। आज आप ये देखिए, और सबसे इसमें देखिए किस प्रकार से उत्सुक है कोर्ट इस मामले को निपटाने का। उसने केवल 1 दिन का समय दिया है, मतलब परसों आप फिर बैठिए, इसकी सुनवाई को पूरा कीजिए। सुप्रीम कोर्ट से मुझे लंबे समय से ऐसा याद नहीं कि कोई भी ऐसा मामला हो कि जिसमें केवल 1 दिन के अंतर में अगली तारीख दे दी हो सुप्रीम कोर्ट ने और उसकी तत्काल सुनवाई के लिए तैयार बैठा है। मतलब उत्सुक था। मैं इसके बारे में, कल की बात है, ये तो अब परसों जो सुनवाई होगी, आज लिस्टिंग नहीं थी फिर भी चर्चा हुई। हाँ फिर भी किया, वो मैं आ रहा हूँ। लिस्टिंग नहीं थी, जी हाँ, तो भी उन्होंने उसको ये किया। दूसरी बात देखिए, मैं बाकी इस तमाम पहलुओं पर बहुत बात कर चुका, मैं कुछ दूसरी चीजें करना आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ राजू जी। उसके बाद देखिए महमूद प्राचा, भानु प्रताप, इन लोगों ने भी इसकी बातें उठाई, आंदोलन किए, बाकायदे पुलिस के सामने खड़े हो गए। उसके बाद किसान आंदोलन जब चालू हुआ, इस समय दूसरा फेज जो चालू हुआ, तो अपने एमएसपी के अलावा जो दूसरी बात जो कर रहे थे किसान नेतागण, वो ईवीएम की भी बात कर रहे थे। लेकिन मेरा यह कहना है कि कायदे से तो इस पर पूरे के पूरे विपक्ष को इस पर आंदोलन बहुत पहले शुरू कर दिया जाना चाहिए था। उन्हें यह लग रहा था कि अगर हम ईवीएम की बात करेंगे तो शायद हमें एक पहले से पराजित मान लिया गया, एक ऐसा दल मान लिया जाएगा। इस संकोच से, इस शर्म से जो है बहुत सारे दलों ने बात वैसी नहीं उठाई जैसा कि उनको उठाया जाना था। आज ये साबित हो रहा है कि न्यायपालिका आपके साथ थी, लेकिन आपने इसमें विलंब किया। अभी भी आप देखिए ये मामला किनके कारण सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टीज के कारण नहीं पहुंचा। एक बात, इसी बात पे एक बार पहले भी हम चर्चा कर रहे थे, तब भी हमने कहा था कि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो है इस तमाम प्रक्रिया का, मतदाता के बाद अगर कोई है तो राजनीतिक दल है, लेकिन वो राजनीतिक दलों की जो अनुपस्थिति थी उसने इसको विलंब किया। अब देखिए ये बात सही है कि 19 तारीख से पहला चरण शुरू हो जाएगा। एक दिन पहले इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं देगी कोर्ट, ऐसा मेरा मानना है कि जिसके कारण सरकार को अड़चन हो या इस प्रक्रिया पे जो है
वो किसी प्रकार से अवरोध पैदा हो। अधिक से अधिक ये हो सकता है कि वो कहेंगे भाई ठीक है, आप 50% को वीवीपैट से मिलान मत कीजिए, थोड़ा कम कर दीजिए, 5% से बढ़ा के 15, 20, 25% कर दीजिए, वो भी 12 दिन के बजाय थोड़ा सा कम कर देंगे। यहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई ऐसी गुंजाइश बनेगी। इसके आगे ऐसा निर्णय शायद नहीं होने जा रहा है कि आप पूरा का पूरा चुनाव रोक देंगे, या आप ये कहेंगे कि नहीं, जब तक आप 100% मिलान नहीं करेंगे। चुनाव रोकने के लिए तो इधर से भी नहीं कहा जा रहा, एडीआर की तरफ से भी नहीं कहा जा रहा है। जी जी जी, नहीं, मतलब लोगों की जो मैं सामान्य जनता का एक्सपेक्टेशन ये है, काउंटिंग की हो रही डेफिनेटली, लेकिन जनता को क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको इतने सघनता के साथ उठाया है, गंभीरता के साथ उठाया है, बड़ी शिद्दत से उठाया है, तो क्या कोई ऐसा निर्णय आने जा रहा है कि पूरा का पूरा जो है वो वीवीपैट के साथ हो जाए या पूरा का पूरा ईवीएम कैंसिल हो जाए? तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। लेकिन हाँ, अगर इतना भी हो जाता है, असली बात यह है कि इस तमाम प्रक्रिया में एक बात तो सामने आ गई और यह भ्रम लोगों का टूट गया कि इसको हैक नहीं किया जा सकता। ऐसी बात नहीं है, ये हैक भी हो सकती है, ये टेम्पर्ड भी हो सकती है, ये मैनिपुलेट भी हो सकती है, इसके साथ बहुत कुछ किया जा सकता है। ये बात अब सामने आ गई है। अब मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम इस चुनाव के बाद तो विपक्ष जो है उसकी आंखें खुलनी चाहिए, और ईवीएम अभी भी एक ताकत बना हुआ है इस भारतीय जनता पार्टी का और केंद्र सरकार का, ऐसा मुझे लगता है। देखना यह है कि विपक्ष किस प्रकार से कौन सा रास्ता निकालता है। लीगली भी उसको इस प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए, विपक्ष को, कम से कम प्रमुख दलों को तो होना ही चाहिए। कुछ दल तो ऐसे हैं जिन्हें सीधे सीधे इसका नुकसान हुआ है। मैं केवल एक राज्य का उदाहरण दूंगा, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल लग रहा था कि समाजवादी पार्टी, और उस समय रालोद साथ में था, वो जीतने जा रहा है, और सीधे सीधे शंका प्रकट की गई थी कि शायद भारतीय जनता पार्टी को ईवीएम का कुछ फायदा मिला है। तो अब जो है सचेत होना चाहिए और इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे सवाल पूछे गए और जो आप कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है वो एडीआर की है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ये लगातार चुनाव सुधार पर काम कर रहा है। ये जो 44% जो करप्शन चार्जेस वाले जो कैंडिडेट्स हैं, ये सूची भी वही जारी करता है, और ऐसे तमाम, हालांकि ये सब कुछ इकट्ठा करते हैं। आप चाहें तो आप भी इकट्ठा कर सकते हैं, मैं चाहूँ तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन इसी पर लगातार काम कर रहा है, पैसे खर्च कर रहा है। एक देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक, उसकी फी भी होगी प्रशांत भूषण की, उनको भी पैसा दे रहा होगा, और उसके बाद इस मसले पे हमारे लिए, आपके लिए, यानी देश के वोटर्स के लिए अगर कर रहा है तो अच्छी बात है। और इतना ही नहीं, सर्वोच्च अदालत के, सुप्रीम कोर्ट के ढेर सारे वकीलों में से आप लोगों ने देखा कि कई बार उनकी गिरफ्तारी हुई। ये लोग भी दिल्ली की सड़कों पे दिखाई दिए, महमूद प्राचा से लेके तमाम लोग, भानु प्रताप सिंह, ये सब लोग जो हैं वो सड़कों पे दिखाई दिए, और ये सब भी आज थे, इस बहस में हिस्सा थे, ये सब भी, महमूद प्राचा भी थे, सब लोग थे वहां पे। और मैं चाह रहा था कि कोई वहां से मिल जाए, लेकिन सब चूंकि कोर्ट रूम में थे तो उस समय बात नहीं हो पाई इन लोगों से। लेकिन महत्वपूर्ण बात थी कि ये सब कोर्ट रूम में मौजूद थे, और पॉलिटिकल पार्टीज यहां पे कुछ कर पाएंगी ऐसी उम्मीद अभी नहीं जताई जा सकती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से दो लीडर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए इस मसले पे दिखाई देते हैं। एक हैं दिग्विजय सिंह, जो लगातार इस पे अपनी बात रख रहे हैं जब से मध्य प्रदेश का चुनाव बीता है और उसमें कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी है। दिग्विजय सिंह ईवीएम को लेकर लगातार कमेंट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और जहां भी ईवीएम को लेकर किसी भी ढंग का प्रोटेस्ट है वहां वो पहुंचते हैं। और दूसरे हैं, अभी दिल्ली में उनको कैंडिडेट बनाया गया है, और आप जानते हैं कि ये दो लोग, दोनों कांग्रेस के नेता, उनके अलावा और कोई तीसरा नहीं है, और भी तीसरा कोई नहीं है। तो ये सब है। लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी, आपके पास आना चाहता हूं, आपसे जरा समझूं कि आखिर यहां से जब परसों का इंतजार है, सबको है कि हो सकता है कि परसों फैसला भी आ जाए, हो सकता है फैसले का इंतजार करना पड़े, हो सकता है इसमें कुछ और आगे आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पहले ही नोटिस जारी किया था। एक याचिका पहले से लगी हुई थी और उस याचिका का जवाब आया। उसी जवाब में 12 दिन का जिक्र है उस हलफनामे में कि 12 दिन लगेंगे 60 करोड़ मतदाताओं के को अगर वीवीपैट को अगर काउंट किया जाए तो। लेकिन उस टेक्निकल पार्ट में न जाकर के जरा हम पॉलिटिकल पार्ट में आते हैं, और यहां क्या एक डर, एक भय सत्तारूढ़ दल पे दिखाई देता है?
आज जितनी बातें हो रही थी उन बातों में इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो बातें हो रही थी, आपने भी देखा, आप तो लगातार लाइव पे थे, एक फंसा हुआ मामला दिखाई दे रहा था इलेक्शन कमीशन की तरफ से। राजीव जी, बहुत ज्यादा मामला फंसा हुआ था और लग ये रहा था कि चुनाव आयोग भी उसी तरीके की बातें कर रहा है जैसा कि एसबीआई जो था वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में सुप्रीम कोर्ट के अंदर बातें कर रहा था। कुल मिलाकर के इस तरीके का आभास लग रहा था और सुप्रीम कोर्ट उसी तरीके से सवाल पूछ रहा था जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे थे एसबीआई से, उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट आज जो था वो इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा था। महत्वपूर्ण बात राजीव जी यहाँ ये है कि जो भी सवाल आए प्रक्रिया को लेकर के और तकनीकी पक्ष को लेकर के मशीनों की, उस पर कोई भी सवाल जो था वो याचिकाकर्ताओं की तरफ से नहीं था। वो सारे सवाल जो थे वो माननीय उच्चतम न्यायालय की तरफ से ही आए। सजा का प्रावधान क्या है ये भी माननीय उच्चतम न्यायालय की तरफ से ही आया। क्या प्रिजाइडिंग ऑफिसर कोई गड़बड़ कर सकता है, घोटाला कर सकता है, उसकी पहुंच हो सकती है, ये सवाल भी माननीय उच्चतम न्यायालय की तरफ से ही आया। सारे सवाल जो थे ये माननीय उच्चतम न्यायालय की तरफ से ही आए। याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो मांग थी, महत्वपूर्ण मांग जो थी वो यही थी कि मतदाता का अधिकार है कि मैंने वोट किसको दिया और ये मतदाता को मालूम होना चाहिए। अभी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में मतदाता के हाथ में पर्ची नहीं आती है। पहले ट्रांसपेरेंट शीशे होते थे 2019 से पहले के चुनाव में, लेकिन उसके 2017 के बाद से जो है उसमें वो काले शीशे होने लगे। अब उसमें मालूम नहीं पड़ता जब तक कि लाइट नहीं जले कि आपने वोट किसको दिया, पर्ची कट के बॉक्स में गिरी या नहीं गिरी ये भी आपको मालूम नहीं पड़ता। ये तर्क जो थे वो इस तरफ से दिए गए प्रशांत भूषण की तरफ से, तो ये महत्वपूर्ण तर्क थे। और आखिर में सारी बात यही आई जब सारे सवाल जवाब, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल इलेक्शन कमीशन से ही सवाल पूछे थे, इधर से भी लोगों से सवाल पूछे थे कि आपका जो कहना है उस पर प्रतिप्रश्न किए थे सुप्रीम कोर्ट ने। तो इस पे जो गोपाल शंकर नारायण जो वकील थे उन्होंने कहा कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि प्रत्याशी का क्या होगा या किसका क्या होगा, मैं तो एक आम मतदाता हूं और मेरा ये मौलिक अधिकार है कि मुझे ये मालूम रहे कि मैंने जो वोट दिया था वो सही जगह गिरा कि नहीं गिरा और सही जगह काउंट हुआ कि नहीं हुआ। मैं तो अपने हक की बात कर रहा हूँ, अपने अधिकार की बात कर रहा हूँ और सुप्रीम कोर्ट मेरे अधिकार की रक्षा करे। तो राजीव जी, कुल मिलाकर के यह मसला जो है ये वहाँ ये है कि मेरा ये अधिकार है कि मैंने जहां वोट दिया वो सही जगह गया कि नहीं गया। और यही मांग की गई कि साहब आप, हम तो केवल इतना कह रहे हैं कि जो पर्ची डाली जाती है वो हमारे हाथ में आ जाए, हमें छूने को नहीं मिलती है, हम छू करके उसको डाल दें, इतना ही आप हमको अधिकार दे दीजिए। राजीव जी, अगर इतना ही अधिकार आ गया और लग रहा है सुप्रीम कोर्ट की ने जिस तरीके से सवालात किए हैं कि और भी अधिकार आ सकते हैं जो चाहिए हैं, तो आप समझिए कि देश का चुनाव एकदम उल्टा होगा और जो 370 पार की बातें हो रही हैं वो 70 पार पे ही पहुंचेंगी सिर्फ जाकर के, ये हो जाएगा। और रातों की नींद राजीव जी उड़ी होगी जब तक ये फैसला नहीं आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का। आप समझ सकते हैं कि कितना दर्द जो है इस समय हो रहा होगा और इस दर्द में कहीं अंडमान से कुछ ना और निकल जाए लोगों के मुंह से कल तक जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले। तो बहुत कुछ चीजें हैं और जिस तरीके की आज सुनवाई हुई है राजीव जी, उससे एक आशा ये बनती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लगातार बहुत से सवाल किए और सारे सवाल यही थे कि मतदाता का अधिकार क्या है, क्या क्या घपले हो सकते हैं, ईवीएम मशीनों की टेक्निकलिटी क्या है, ये हैक हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं, इनमें कौन प्रोग्राम फीड करता है, वो प्रोग्राम फीड करने वाले कौन लोग होते हैं, जो कैंडिडेट होता है वो वहाँ किस तरीके से उसकी निगरानी कर सकता है, वो किस समय आपत्ति कर सकता है। फिर ये भी तर्क दिया गया, ये भी बताया गया प्रशांत भूषण की तरफ से कि इसमें ऐसी भी प्रोग्रामिंग हो सकती है कि आप जब मुझको चेक कराएंगे तब तो वो मशीन ठीक काम करेगी, लेकिन जब वो पोलिंग हो रहा होगा 10 बजे से 4 बजे के बीच में, तो आप अगर 9:55 पे ही मुझे चेक कराएंगे तो ठीक होगी, लेकिन 10 बजे वो है वो काम गड़बड़ करना शुरू कर देगी। तो ये प्रोग्रामिंग है और प्रोग्रामिंग इसलिए है कि इसको हर निर्वाचन क्षेत्र में अलग अलग लोग इसमें डाटा फीड करते हैं, इसमें मैनुअल प्रोग्रामिंग किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। ऐसे में आप इसमें कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो है, मैलिशियस प्रोग्राम भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अभी तक ये बात नहीं आती थी, अभी तक कहा जाता था कि मैनुअली कुछ नहीं होता है, कोई टच नहीं करता, मशीन जैसे आती है वैसे ही हम यूज करते, ये सारी बातें होती थी। लेकिन आज इलेक्शन कमिश्नर ने माना है सुप्रीम कोर्ट में कि मैनुअली इसमें डाटा फीड किया जाता है। तब यहां पे क्रॉस क्वेश्चन हुआ कि मैनुअली जब फीड किया जाता है तो इसमें गड़बड़ हो सकता है, यह भी कहा गया। एक सवाल, एक बात यहां और रखी गई कि EICL और भारत इलेक्ट्रिकल्स ये दोनों इन मशीनों को बनाते हैं, ये दोनों कंपनियां बनाती हैं। और आपकी जानकारी के लिए इन दोनों कंपनियों के जो डायरेक्टर्स हैं वो भाजपा के हैं,
ये भी रखा गया। प्रशांत भूषण ने यह भी कहा कि इन दोनों कंपनियों के, जिन दोनों कंपनियों EICL और भारत इलेक्ट्रिकल्स, इन दोनों कंपनियों के डायरेक्टर्स भाजपा के हैं, तो कैसे हम इस पर भरोसा करें। इस पर हालांकि दलील उधर से डॉक्टर जस्टिस दत्ता की तरफ से ये आई कि क्या आप चाहते हैं कि किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाए इसका ठेका बनाने का, क्या आप इससे खुश रहेंगे? ये बात भी क्रॉस क्वेश्चन किया गया। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें आई हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू जिसपे बहुत चर्चा हुई है, होनी भी चाहिए, खुल के चर्चा होनी चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात यहां पे कि कम से कम आज की तारीख में इस पे चर्चा तो हो रही है। EVM पे 40 याचिकाएं लगी, 40 में से 2-3 याचिकाओं पे चर्चा हुई और एक महत्वपूर्ण चर्चा जब शुरुआत हुई तो उन्होंने कहा कि माननीय मिलॉर्ड, अभी तक आपके ही इसी माननीय सर्वोच्च अदालत ने अगर EVM पे उनको भरोसा होता तो वीवीपैट लगाने के लिए क्यों कहते? आपने कहा कि वीवीपैट लगाओ, आपने कहा 5% की काउंटिंग करो, अगर आपको भरोसा रहता EVM पे तो आप ये कहते ही नहीं। आपने ये कहा है तो इसी को आगे बढ़ाइए और वीवीपैट की 100% काउंटिंग करवाइए और पर्चे को हाथ में दीजिए। बार बार जो तर्क आ रहे थे वो घूम फिर करके यही आ रहे थे कि हमको 100% काउंटिंग चाहिए और टच करना चाहिए, हम छू के देखना चाहते हैं कि हाँ हमने जो दबाया वही बटन, वही पर्चा हमारे हाथ में आया है। बस इतनी सी बात है, इसके लिए जितना समय लेना है ले लीजिए। तो बहुत कुछ रविकांत जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रोफेसर रविकांत जी, चर्चा और बहुत एक गंभीर और बहुत शानदार चर्चा, क्योंकि ये लोकतंत्र का मामला है, देश के लोकतंत्र की मजबूती और कमजोरी का मामला है, इसलिए इस पर जितनी चर्चा की जाए कम है। और हमारे तमाम साथी जो इस कार्यक्रम को देखते हैं, तमाम साथी लिखते हैं कि जब तक EVM है तब तक कुछ नहीं हो सकता, लेकिन EVM पे चर्चा हो रही है। और दोस्तों, आप वोट देने जरूर जाइए, क्योंकि अब यहां पे इतने सारे सवाल दागे गए हैं कि कुछ आप इतना तो मान लीजिए कि आज के सवालों से इलेक्शन कमीशन हो ना हो, गाहे बगाहे, गलती से ही सही कुछ गलती अगर कर रहा होगा तो उसमें 2% तो सुधार कर ही लेगा। इसलिए भी वोट दीजिए, फैसला जो भी आए, लेकिन थोड़ा बहुत सुधार करेगा, क्योंकि इतने सारे सवाल दागे गए हैं, इतने सारे सवाल दागे गए हैं कि उस पर कुछ ना कुछ जरूर होगा। प्रोफेसर रविकांत जी, क्या आपको यहां से अब इस लोक पर्व में कुछ मजबूती दिखाई दे रही है? और चलिए इस बात को भी छोड़ें, थोड़ा सा अगर धरातल की बात करें, आप उत्तर प्रदेश में हैं, 80 सीटें हैं, अब की बार 80 पार उत्तर प्रदेश में कह रही है भाजपा। क्या आपको लगता है कि ये धरातल पर ये सच्चाई है? जरा इसी को नाप लेते हैं। देखिए राजीव जी, पहले तो मैं उस वीवीपैट वाले इशू पर बात करना चाहता हूँ। देखिए, लोकतंत्र में लोक विश्वास होना बेहद जरूरी है और सवाल लोकतंत्र को जिंदा बनाते हैं, जीवंत बनाते हैं। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में सवाल पूछे जाएं या पार्लियामेंट के भीतर सवाल पूछे जाएं, लोकतंत्र और ज्यादा जीवंत बनता है जब सवाल विश्वविद्यालय के प्रांगणों में भी पूछे जाते हैं और सड़कों पर भी पूछे जाते हैं। अब यह है कि उन्होंने विश्वविद्यालय के प्रांगण खत्म कर दिए, सड़कों पर आप नहीं सवाल पूछ सकते। पार्लियामेंट में भी अगर आप पूछते हैं तो आपका माइक बंद कर दिया जाता है। ये राहुल गांधी से लेकर के बहुत सारे लोगों, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वही सवाल पूछ रही। और आज मुझे लगता है कि जो लोग ध्यान दे रहे हैं, और जब लोक पर्व है तो उसमें तो हर व्यक्ति के जेहन में ये बात है, तो वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ एक विश्वास के साथ देख रहे हैं। और उन्हें लगता है कि आजादी के बाद जो सबसे बड़ा उन्हें अधिकार, सबसे बड़ा हथियार मिला, जो नागरिक होने का जो सबसे बड़ा एहसास है, वो कहीं प्रश्नांकित न हो जाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा, ऐसी लोग उम्मीद कर रहे हैं और उसकी तरफ गुहार भी लगा रहे हैं। मेरा ऐसा भी भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सवाल नहीं पूछेगा, कोई सख्त फैसला भी देगा और चुनाव आयोग को निर्देश भी देगा ताकि उस लोक विश्वास को बनाए रखा जाए। जमीनी हकीकत की जो आप बात कर रहे हैं, मैं अभी यूपी पर नहीं आऊंगा, जहां से लौटा हूं वहां की बात कर रहा हूं। आरएसएस के गढ़ नागपुर की बात कर रहा हूं, विदर्भ की बात कर रहा हूं। नागपुर के हालात ये है, गडकरी की सीट फंसी हुई है पहली बार। आश्चर्य इस बात का है कि जो लोग पहले भी गडकरी जी को वोट करते आए हैं, अभी भी उनके मन में है कि हम गडकरी को वोट करें, लेकिन कर नहीं रहे। ये शायद पहला इलेक्शन है नितिन गडकरी का
जब वो गली गली घूम रहे हैं इस समय नागपुर में, तो आरएसएस के अपने घर में, अपने गढ़ में जब हालात ये हैं कि नितिन गडकरी चुनाव हार सकते हैं, विदर्भ की 10 सीटों पर 6 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस पार्टी को बढ़त दिखाई दे रही है सीधे तौर पर, अलायंस को। उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, उत्तर प्रदेश में चला क्या, यहां तो अभी जो खेल होना है जो कम लोग देख पा रहे हैं। अचानक राजपूतों का आंदोलन क्यों उभर करके आ गया? आपने जनरल बीके सिंह का टिकट काट दिया, सुरेश राणा का टिकट काट दिया, आपने संगीत सोम का टिकट काट दिया। माने मोदी जी के जितने सिपाही सालार हैं, सॉरी योगी जी के, उन सबको अमित शाह दरकिनार कर रहे हैं। और लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि 4 जून के बाद योगी जी बचेंगे कि मोदी जी बचेंगे, 2 में से एक ही बचेगा। अगर मोदी जी जीत गए तो योगी नहीं होंगे, और मोदी जी हार गए तो फिर मोदी जी नहीं होंगे, फिर योगी योगी होगा। तो यहां तो अभी ये भी चल रहा है। और बीजेपी के कोर वोटर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां पहले और दूसरे चरण के चुनाव होने हैं 16 लोकसभा सीटों पर, वहां पे जाटों की अपनी नाराजगी है, मुस्लिम वोटर्स अलग से परेशान है ही, दलितों का तो वो चेतना का सेंटर रहा है जहां से मायावती आती रही हैं। तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां पे आप किसका वोट हासिल करने जा रहे हैं? इन 16 सीटों में से आधी सीटें बीजेपी की फंस चुकी हैं। हालात तो जयंत चौधरी के खराब है इस समय, लेकिन यहां केवल एक नैरेटिव चल रहा है कि देखिए कांग्रेस पार्टी से, अला पार्टी से, फला पार्टी से लोग बीजेपी में आ रहे हैं, मैंने सब बीजेपी में सब कुछ चंगा थी। और इधर गोदी मीडिया के चलस दिखा रहे हैं। वो एक फिल्म नहीं आई थी, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। बड़े मियां तो कह रहे हैं कि 400 पार, और गोदी मीडिया कह रही 418, 370, 350, तब कोई कम नहीं है। लिखना ही तो आंकड़े ही तो देना है। तो दोनों की मिली भगत है। लेकिन इधर सुप्रीम खबर बता देता हूं प्रोफेसर रविकांत जी, एक ब्रेकिंग खबर बता रहा हूं। कर्नाटक के सांसद, बीजेपी के सांसद हैं कराडी सांगन्ना, इस्तीफा दे दिया है, कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। दक्षिण भारत में तो बीजेपी के सांसद जी एक ये भी चल रहा है नारा ना विपक्ष का, दक्षिण में साफ और उत्तर में हाफ। मोदी जी अब मुझे लगता है वो शब्द बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम तो साहित्य के विद्यार्थी हैं। ये अपनी नाक बचा ले मोदी जी। अब गुजरात में तो 26 में से 26 लाए थे, इस बार नाक उनकी तभी बचेगी जब 26 लाए। सच्चाई है कि 6 फंसी हुई हैं गुजरात में, राजस्थान में 8 से 10 फंसी हुई हैं सीटें। फंसे का जब मैं कह रहा हूं तो उसका मतलब है कि विपक्ष का पल्ला भारी है। तो जो मोदी जी कहां से सीट ला रहे हैं? वो किसी ने कहा था, मैंने कोई वीडियो देखा कि पाकिस्तान से केवल ला सकते हैं। भारत में तो कहीं मिल नहीं रहा, दक्षिण भारत में आपको मिल नहीं रहा, उत्तर भारत में आपकी हालत खराब हो रही है। तो जहां याराना है आपका, जहां आप गए थे बिरयानी खाने, बर्थडे मनाने, वहां से ला सकते हैं। लेकिन अब करें तो करें क्या? वहां भी बेचारा पाकिस्तान परेशान है, वो अपने नहीं घर संभाल पा रहा है। तो आयरलैंड से राजदूत बोल रहे हैं साहब, मोदी जी का जलवा चल रहा है इस समय। हालात ये है। तो ब्यूरोक्रेसी से लेकर के माने जितनी लाज शर्म हया सब कुछ घोल करके पी गए, फिर भी नहीं बच रहा है। ये देश संघर्ष को सैल्यूट करता है राजीव जी। ये देश गांधी का है, अंबेडकर का है, नेहरू का है, भगत सिंह का है। माफी मांगने वाले सावरकर को कोई यहां सैल्यूट नहीं करता, इस बात को भूल जाते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि इस समय हालात बहुत बुरे हैं। जमीन पर, हवा में बहुत अच्छे, नो डाउट, गोदी मीडिया में बहुत अच्छे हालात, लेकिन हवा बचा नहीं सकती। दिक्कत ये है। और दिल्ली की हवा तो वैसे ही बहुत पॉल्यूटेड है। जी
दिल्ली की हवा और भी बदल चुकी है जब से कांग्रेस पार्टी ने अपने 3 कैंडिडेट उतारे हैं, और उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। जयशंकर जी से जरूर उस पर पूछना चाहूँगा। और जब से कन्हैया कुमार को उतारा गया है मनोज तिवारी के सामने, उसके बाद से इस पूरे देश में 543 में सबसे हाई प्रोफाइल अगर कोई सीट माना जाए तो वही कन्हैया और मनोज का है, ये दिखाई दे रहा है। मोदी जी अपनी जगह पे हैं और उधर अमेठी और रायबरेली का भी इंतजार है, लेकिन यहाँ दिल्ली की हवा कैसे बदली हुई है, जयशंकर जी के पास जब आऊँगा। लेकिन जल्दी से डॉक्टर राकेश पाठक जी और संजय जी से एक छोटा कमेंट लेना चाहता हूँ। और समय खत्म हो चुका है, लेकिन थोड़ा आप लोगों से ज़रूर चाहता हूँ कि इस पे चर्चा हो। आगे हवा बदली हुई, हमारी टीम अभी लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है और कुछ उधर बिहार में है, कुछ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश से तो हमारे साथी राकेश पाठक जी से बेहतर और कौन बताएगा। तो डॉक्टर साहब, आपसे समझना चाहता हूं कि जो बात यहां प्रोफेसर रविकांत जी कर रहे थे, बहुत साइलेंट मोड में हैं वोटर्स, ये भी दिखाई देता है। कई बिल्कुल चुपचाप शांत हैं, खामोश हैं, क्या आपको भी दिखाई देता है? और इतने चुनाव हम लोगों ने देखे हैं, और ऐसा जब मौका आता है तो फिर परिस्थितियां कैसी दिखाई देती, क्या कुछ कह सकते हैं इसको? देखिए राजीव जी, रविकांत जी की बातों में 1-2 बातें जोड़ना है। उन्होंने जो 400 पार की बात कही, वो रेवंत रेड्डी ने पाकिस्तान बांग्लादेश से सीटों की बात कही थी रजत शर्मा के या आपकी अदालत में। बहुत ही शानदार जवाब दिया था कि यहां से तो नहीं आ रही, पाकिस्तान और बांग्लादेश से चुनाव लड़कर सीटें ले आए तो 400 आ सकती हैं। 2 बातें हैं। एक तो उत्तर प्रदेश के मामले में हमें कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना चाहिए, जिसकी आधिकारिक सूचना आ गई है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। सोशल मीडिया पर तो धमाका ये चल रहा है कि शायद कल ही राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की घोषणा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो। कुछ भी हो सकता है। अब सरप्राइज खेलना अकेले मोदी जी का ही काम नहीं रह गया, राहुल गांधी और कांग्रेस भी सरप्राइज देने लगे हैं। जो माहौल है उसमें मुझे एक बात लग रही, जो रविकांत जी कह रहे हैं और बाकी सब हमारे साथियों ने जो बात कही, बिल्कुल सब सही है, लेकिन उसकी काट के लिए जो मोदी का और आरएसएस का जो तंत्र है, बीजेपी का जो सूचना तंत्र है, अंदर खाने व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के जरिए, सोशल मीडिया के तमाम बाकी प्लेटफॉर्म्स के जरिए, मुझे लग रहा है वो 2 चीजों पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। संविधान बदलने की मांग को बहुत तेजी से भीतर फैलाया जा रहा है, और जो उनका कोर वोटर है, उनका जो टारगेट ग्रुप है, उस टीजी को यह बताया जा रहा है कि मोदी जी को 400 सीटें क्यों चाहिए। वो इसलिए चाहिए कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। मुल्ले तो टाइट हो गए, लेकिन और बहुत से काम ऐसे बाकी हैं जो 400 सीटों से कम पर काम नहीं चलेगा, और इसीलिए वो सामान्य नागरिक संहिता की बात भी लेकर आए। वरना कोई कारण नहीं है कि मोदी जी कुछ भी मंच से कहें कि बाबा साहब भी आ जाएं तो संविधान नहीं बदल सकते। इसके बावजूद उनके प्रत्याशी हर दिन एक नया प्रत्याशी ये कह दे कि हमको 400 सीटें चाहिए क्योंकि मोदी जी को संविधान बदलना है। ये चीज अंदर जितनी गहराई तक वे पहुंचाने में कामयाब रहे, उतना फर्क जरूर पड़ेगा चुनाव में। क्योंकि मैं आज भी ऐसा मानता हूं कि जो बहुसंख्यक वोटर है, खास तौर से बीजेपी और आरएसएस का समर्थक जो हिंदू वोटर है, वो पूरी तरीके से धर्म और मजहब के नाम की पट्टी आंखों पर बांधे है। उसको आज ये समझ में नहीं आ रहा कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसकी खुद की क्या हैसियत होगी। सवर्ण मध्यम वर्गीय समाज के अलावा पिछड़े, दलित, आदिवासी और स्त्री, इनकी क्या दशा होगी हिंदू राष्ट्र में, ये इन लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा। इससे अगर माइनस कर दें तो आज की तारीख में मीडिया कितने भी सर्वे दिखा दे, ओपिनियन पोल दिखा दे, यद्यपि मेरी एक जिज्ञासा है, जयशंकर जी या संजय जी बताएंगे कि चुनाव इस वक्त चल रहा है, फिर भी चैनल ये सारे सर्वे कैसे दिखा पा रहे हैं। कायदे से तो आचार संहिता में ये सब चीजें बंद हो जानी चाहिए, लेकिन वो चल रही है। 19 तारीख को मतदान है, इसके बावजूद अभी सीएसडीएस के आंकड़े को, सर्वे को सीटों में बदलकर ट्विटर पर चला दिया कि 361 सीटें अकेले बीजेपी की आ रही हैं। तो ये मतदाता को प्रभावित करने के वाले काम है, इसको चुनाव आयोग को रोकना चाहिए। फिलहाल बीजेपी के लिए चुनाव बहुत कठिन राजीव जी मुझे दिखाई दे रहा है, मोदी जी के लिए खास तौर पर, क्योंकि ब्रांड मोदी दांव पर लगा हुआ है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल।
और कल रामनवमी है, आप जानते हैं, और उधर अभी चूंकि आरएसएस मुख्यालय का जिक्र कर रहे थे हमारे साथी प्रोफेसर रविकांत जी, तो वहां से भी कल एक भाषण का इंतजार रहेगा और क्या कुछ कहा जा रहा है वहां से ये भी सुनना होगा। आरक्षण पे भी बहुत सारी बातें सुनते आए हैं अभी तक, क्या उस पर भी कुछ जिक्र होगा। मोहन भागवत भाषण देंगे और आप लोग इंतजार कीजिए कि क्या कुछ कहते हैं। चुनाव का वक्त है, रामनवमी को ये चलता है, तो ये सब, लेकिन इस सब के बीच ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है उस पर चर्चा, और सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ उस पर जल्दी से एक छोटा कमेंट संजय जी आपसे, और फिर क्लोजिंग कमेंट जयशंकर जी के पास। संजय जी, दिशा क्या है, किस दिशा में जा रहा है चुनाव? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। राकेश जी ने जो कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और व्हाट्सएप पे ये बिल्कुल चलाया जा रहा है कि 400 सीटें इसीलिए चाहिए कि संविधान बदलना है। तो वो कैसे जा रहा है और कैसे उसको वोटर लेते हैं वो, और वोटर तो जाहिर है, मतलब उनको, मैंने वोटर तो अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला जो कहा कि मोदी जी को वोट नहीं देंगे, वो अपनी जगह तो है ही है। तो इन सब के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड पे मोदी जी ने कहा है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो वो भी है। और आज एक खबर है कि इलेक्शन में जो पैसे ब्लैक मनी जो यूज होता है वो 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा सीज हो चुका है अभी ही, फर्स्ट राउंड अभी नहीं पोलिंग हुआ है तब तो। और पिछले 2019 के चुनाव में वो 3500 करोड़ रुपए था। तो अगर 3500 करोड़ रुपए से ज्यादा फर्स्ट राउंड में सीज हो चुका है, तो इससे दो बातें, इसका दो मतलब है। एक तो मोदी जी जो कह रहे थे कि काला धन जनरेट नहीं हो रहा है, काला धन बनाना रोक देंगे, लोगों की कमाई रोक देंगे, वो तो नहीं रुका है, तभी तो इतना मार्केट में पैसा है। अगर 4000 करोड़ रुपया पिछली बार 3500 था और अभी 4000 करोड़ से ज्यादा है, तो इसका मतलब ब्लैक मनी तो वैसे ही था। और मोदी जी कह रहे हैं कि नोटबंदी से ब्लैक मनी खत्म होना था और इलेक्ट्रल बॉन्ड से भी खत्म होना था, और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तब भी लोग 4000 करोड़ रुपया कैश अगर चुनाव में खर्च करने के लिए मार्केट में है, और बीजेपी के पास तो जाहिर है व्हाइट मनी इलेक्ट्रल बॉन्ड का पड़ा हुआ है। तो चुनाव कैसे हो रहा है और पैसे खर्च करने के मामले में क्या स्थिति है, वो जमीन आसमान का अंतर है। और सारी संस्थाएं ये देखकर और ये जानकर भी हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि जो हम लोग सोच रहे हैं कि स्थिति बदली है, वो कुछ जमीन पे कुछ और हो सकती है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जमीन पे कुछ और हो सकती है, और बदली हुई स्थिति, परिस्थितियां बदली हुई। मैं अभी कह रहा था जयशंकर जी, दिल्ली की हवा क्या कुछ कहती है, आपसे बेहतर कौन बताएगा। जरा ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी ने अपने तीनों कैंडिडेट मैदान में उतार दिए हैं। परसों शाम की घटना है ये, और दिल्ली की 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी, उसमें से 4 और कांग्रेस 3, और उधर बीजेपी। कैसी फाइट दिखाई देती है ये समझना इसलिए जरूरी आपसे चाहता हूँ चलते चलते इस कार्यक्रम में, क्योंकि दिल्ली जो है उसको हमने हमेशा देखा है, जिसने दिल्ली जीता वही दिल्ली पे राज भी किया है। आप पिछले 4 चुनाव को उठा के देख लीजिए। ठीक कह रहे हैं राजीव जी आप। सबसे पहले तो जो राकेश जी ने सवाल उठाया ना, वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है वो, और मेरी जानकारी में भी जहां तक मेरी अल्प बुद्धि है उसके हिसाब से, जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है, आचार संहिता लागू हो जाती है, तब उसके बाद कोई ओपिनियन पोल वगैरह नहीं दिखाए जाते हैं। यहाँ तक कि एग्जिट पोल वगैरह भी जो कराते हैं लोग, तो वो अंतिम समय, जिस दिन अंतिम चुनाव का चरण होता है उस दिन दिखाते हैं वो। लेकिन मुश्किल क्या है कि अब चुनाव आयोग खुद तो कुछ करने से रहा, लेकिन हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, देखिए उसमें बार बार हम अपोजिशन को भी अक्यूज करना चाहते हैं कि अपोजिशन जो है क्यों नहीं अपनी इलेक्शन मशीनरी ऐसे तैयार करता है जो बात बात पे रिएक्ट करे, बात बात पे जाके चुनाव आयोग के पास जाए, अपनी शिकायतें दर्ज करे और उस पर ये रिएक्ट करे। तो ये हो नहीं पाता है। इसको कायदे से तुरंत चैलेंज करना चाहिए था चुनाव आयोग के पास कि भाई आप ही का ये निर्देश है कि कोई ओपिनियन पोल नहीं दिखाया जा सकता है आचार संहिता लागू होने के बाद, अधिसूचना, चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद। तो फिर ये कैसे दिखाया जा रहा है? कभी किसी टीवी चैनल पे चल दे रहा है, कभी कोई चैनल चला दे रहा है, कभी कोई कुछ भी चला दे रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब दूसरा सवाल है कि जो दिल्ली के बारे में आप कह रहे हैं, दिल्ली का चुनाव बहुत ही मतलब रोमांचक कहें या मनोरंजक कहें, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया है। लगातार 7 सीटों पे जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी के एक नेता से हमारी बात हो रही थी। वो कह रहे थे साहब इस समय हालत ये है कि हम कोई एक सीट जो है नहीं दावे के साथ कह सकते कि ये हम सीट पक्का जीत रहे हैं, 7 की 7 सीटें ही फंसी हुई हैं। अब जो कन्हैया कुमार आ गया सामने मैदान में,
तो अब उनके खिलाफ तो ये लोग शुरू हो गए, इनका कनफुकवा तंत्र और जो गोदी मीडिया है साहब, वो टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं और वो नारा लगाते थे। अभी मैं बताऊं, मनोज तिवारी एक टीवी चैनल पर थे, हम भी साथ में थे, उनके सामने थे, तो उन्होंने कहा कि साहब बड़ा अच्छा होगा कन्हैया कुमार हमारे खिलाफ चुनाव लड़े। ये वही हैं जिन्होंने कहा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो हमने पूछा कि भाई आप बार बार इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन इसका कोई वीडियो कोई प्रमाण है क्या आपके पास? और जो था वो तो मार्क्स वीडियो था, उसके लिए माफी भी तक मांग ली सब लोगों ने, सब कुछ हो गया। जो आरटीआई किया था गवर्नमेंट के पास, उसमें कहा, सरकार ने ही कहा था, गृह मंत्रालय ने कहा था कि नहीं ऐसा कोई टुकड़े टुकड़े गैंग इस देश में नहीं है। तो फिर भी इस तरह की बातें लगातार चलाई जा रही हैं। लेकिन यह है कि कन्हैया कुमार भी बहुत अच्छे ओरेटर हैं और बहुत हाजिर जवाब हैं, और उनके साथ पूरी छात्र शक्ति, मुझे लगता है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के जो छात्र शक्ति है, युवा शक्ति है, वो उनके चुनाव में भिड़ जाएगी और काफी अच्छे कैंपेनर हैं। और दूसरी तरफ जयप्रकाश अग्रवाल जो है राजनीति का बहुत ही सौम्य चेहरा, जो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी में डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में देखा जाता था, उसी तरह का चेहरा है जयप्रकाश अग्रवाल। अब डॉक्टर हर्षवर्धन को तो टिकट दिया नहीं लोगों ने, उनको तो बैठा दिया, कहा भैया आप बैठ के भजन करिए, सब्जी काटिए घर में बैठ करके। लेकिन जयप्रकाश अग्रवाल का जो टिकट दिया है कांग्रेस ने, वो स्थिति बहुत उनकी मजबूत हो गई है वहां पर। और इसी तरह से जो तीसरी सीट है उदित राज लगातार अनुसूचित जाति के लोगों के मुद्दों को लेकर के या जन समस्याओं को लेकर के जब से वो राजनीति में सक्रिय हो गए, तो एक आयकर अधिकारी थे, इनकम टैक्स में अधिकारी थे, और उसके बाद से जब से राजनीति में आए तब से वो लगातार सक्रिय हैं। उनके प्रति भी एक काफी अच्छा लोगों का आकर्षण है। तो मुझे लगता है कि ये सीटें, लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग भी ज्यादातर सीटें 7 में से, हमको लगता है कि अगर 5, 6 या 7 के 7 भी निकाल ले जाएं, क्योंकि दिल्ली का मतदाता 2 चीजें पूछ रहा है। जब हम लोगों से भी बात होती है तो साहब केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया है, केजरीवाल को जेल में क्यों रखा है, केजरीवाल के खिलाफ सबूत क्या मिला है, सरकार को कौन सा सबूत मिला है जिसके चलते उन्होंने जेल में बंद करके रखा हुआ है, कोई मुकदमा चल नहीं रहा है, कोई सुनवाई हो नहीं रही है, तो किस लिए रखा है, कोई पूछताछ भी नहीं हो रही है, तो क्या हो सकता है, क्यों रखा हुआ है? ये सवाल, इस सवाल का जवाब हमको लगता है कि भाजपा के जो कैंपेन जब शुरू होगा, चुनाव कैंपेन शुरू होगा, तो भाजपा के नेताओं को, उनके स्टार प्रचारकों को भी देना पड़ेगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल, बाकी बातें हो सकती है, उनके बारे में विवाद भी हो सकता है, बहस भी हो सकती है, लेकिन यह तो अकाट्य सत्य है कि उस आदमी ने दिल्ली की महिलाओं को बसों में मुफ्त की यात्रा करना सुनिश्चित कराया है। उस आदमी ने दिल्ली के गरीब लोगों को जो कम बिजली का इस्तेमाल करते हैं उसको मुफ्त बिजली देने की व्यवस्था कराई है। उस आदमी ने मुफ्त पानी, पेयजल की आपूर्ति कराने की व्यवस्था झुग्गी झोपड़ियों से लेकर के कॉलोनियों तक में कराई है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। उस आदमी ने मोहल्ला क्लिनिक चलाए, या उस आदमी ने जो सरकारी स्कूल है उनको निजी स्कूलों के मुकाबले खड़ा किया, कहीं कहीं तो बेहतर भी किया। आप लोग कहते हैं कि नहीं साहब उसमें रिजल्ट नहीं आता, लेकिन अभी तक जो रिजल्ट आते हैं वो तो प्राइवेट स्कूलों से अच्छे उनके रिजल्ट आते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, और वो जिस ढंग से लगातार सरकार के खिलाफ बोल रहा है, मोदी जी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार जिस ढंग से सक्रिय रहा है, तो उसके लिए आपने उसको उठा के बंद कर दिया। क्योंकि आप दिल्ली की विधानसभा में के चुनाव में उनको हरा नहीं पाए, एमसीडी के चुनाव, नगर निगम के चुनाव में उनको आप हरा नहीं पाए, उनकी पार्टी को नहीं हरा पाए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी आंख में वो किरकिरी भर के घूम रहा है। और मुझे लगता है कि जब कल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संयुक्त चुनाव अभियान शुरू होगा, एक संयुक्त कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी दिल्ली के लिए वो लोग जारी करेंगे, और उनका जो नेतृत्व मिलकर के चुनाव लड़ेगा, तो एकदम तस्वीर बदली हुई नजर आएगी। आप इसको देख लीजिएगा। मुझे अभी यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं 7 की 7 सीटें भाजपा की फंसी हुई दिखाई दे रही हैं। कौन निकल जाए, कौन किधर चले जाए, इसके बारे में तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। लेकिन आज की हालत में यही है कि बराबरी का नहीं बल्कि 55-45 का मामला हो गया है। जी राजू जी। जी बिल्कुल, दिल्ली का विश्लेषण कर रहे थे हमारे साथी जयशंकर गुप्त जी। और 55 और 45, यानी 55 जो है इंडिया गठबंधन की ओर दिखाई देता है, और 45 इधर एनडीए की तरफ, या कहें तो बीजेपी की तरफ दिखाई देता है। और आप जानते हैं कि दिल्ली की 7 सीटें जो जीतता है, यानी दिल्ली जिसने जीती, पिछले 4 बार का रिकॉर्ड देख लीजिए, उसी की सरकार दिल्ली पर, यानी देश पर उसी की सरकार बनी है। तो क्या इस बार खेल पलटने वाला है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जयशंकर जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश पाठक जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, संजय कुमार सिंह साहब और अमलेंदु उपाध्याय जी, साथ में जुड़े थे प्रोफेसर रविकांत जी, आपका भी बहुत बहुत